हाँ जी +2। तो शुरू करते हैं आपका नेक्स्ट यूनिट सॉलिड स्टेट। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों सॉलिड स्टेट। लो यूनिट रहेगा आप लोगों का सॉलिड स्टेट। ये सब क्या लिखा हुआ है ये क्लियर करता हूँ बच्चों आप लोगों को 10-15 मिनट के लेक्चर के बाद ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो जाएंगी। तो सबसे पहले इस यूनिट में आप लोगों को पता होना चाहिए सॉलिड क्या होता है, सॉलिड की डेफिनेशन क्या होती है। बच्चों आप लोग जानते हो सॉलिड किसी भी मैटर की वो फॉर्म होती है जिसकी अगर मैं बात करूं जिसकी शेप फिक्स रहती है, जिसका वॉल्यूम क्या रहेगा बच्चों फिक्स रहेगा, उसको क्या बोला जाएगा सॉलिड बोला जाएगा। शेप साइज वॉल्यूम वगैरह फिक्स रहता है उसको बोला जाता है सॉलिड। तो आप लिख लो बच्चों जो रिजिड होता है उसको बोला जाता है सॉलिड। तो मैं बोल सकता हूं बच्चों सॉलिड इज दैट form of any matter which possess rigidity and which have definite shape एंड डेफिनेट वॉल्यूम, उसको बोला जाएगा बच्चों सॉलिड। ये एक डेफिनेशन आप लोगों ने 9th-10th क्लास में भी पढ़ी हुई है सॉलिड के बारे में। अब देखो कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस किसी एक टेम्परेचर पे हम लोगों को सॉलिड फॉर्म में क्यों दिखाई देता है, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है कि कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस है, अगर मैं इस मार्कर की बात करूं तो ये आप लोगों को सॉलिड फॉर्म में क्यों दिखाई दे रहा है, किसी भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में क्यों दिखाई दे रहा है। बच्चों बेसिकली दो फैक्टर्स काम करते हैं। देखो पहला फैक्टर होता है बच्चों इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। पहला फैक्टर होगा इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस और दूसरा फैक्टर होता है बच्चों थर्मल एनर्जी। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं सर? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होगा? इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होगा सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ फोर्सेस रहती हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ बांधे रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सच टाइप ऑफ फोर्सेस विच विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग द मॉलिक्यूल्स टुगेदर। सच टाइप ऑफ फोर्सेस which are responsible for holding the molecules together in any solid that is called, those are called intermolecular forces। और इंटरमोलिकुलर फोर्सेज आप लोगों ने पढ़ी हुई हैं बच्चों, कौन कौन सी हो सकती हैं? वंडरवाल फोर्सेज हो सकती हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, डाइपोल इंटरेक्शन हो सकती है, किसी भी टाइप की फोर्स हो सकती है। दोज ऑल आर कॉल्ड इंटरमोलिकुलर फोर्सेज। अब मैं बात करता हूं बच्चों थर्मल एनर्जी की। थर्मल एनर्जी क्या होती है? अब इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे के साथ बांध रही हैं, एक दूसरे के साथ बांधे रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। लेकिन थर्मल एनर्जी क्या है? थर्मल एनर्जी है कि किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं इस सॉलिड को कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा हूं। किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैंने एक फिक्स टेम्परेचर ले लिया, मैं हीट करना शुरू करता हूँ, मैं एक फिक्स टेम्परेचर ले लेता हूँ, किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मैं इसको कुछ एनर्जी प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उस एनर्जी को बोला जाएगा थर्मल एनर्जी। और थर्मल एनर्जी मॉलिक्यूल्स को दूर रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। क्यों? हीट करूंगा तो मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर भागना शुरू करेंगे, तो दैट इज कॉल्ड थर्मल एनर्जी एंड इट विल डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। इट विल डायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। ये डायरेक्टली किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी बच्चों? टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी। तो अगर कोई सब्सटेंस आप लोगों को सॉलिड फॉर्म में दिखाई दे रहा है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो मॉलिक्यूल को एक दूसरे के साथ बांधे रखने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये तो कह रही है कि मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बंधे रहें, और थर्मल एनर्जी कह रही है कि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर भागेंगे। तो अगर कोई सॉलिड फॉर्म में दिखाई दे रहा है आप लोगों को सब्सटेंस किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ क्या सिचुएशन होगी? वहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ओवरकम कर रही होंगी थर्मल एनर्जी को। वहाँ इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ओवरकम कर रही होंगी उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे
उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जिस टेम्परेचर पे वो सब्सटेंस आप लोगों को सॉलिड फॉर्म में दिखाई दे रहा है, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ओवरकम कर रही होंगी थर्मल एनर्जी को। दैट्स व्हाई दैट सब्सटेंस विल बी ऑब्जर्व्ड इन सॉलिड फॉर्म। ठीक है जी बच्चों, इसलिए वो आप लोगों को सॉलिड फॉर्म में दिखाई देगा। ये है फंडा। अब इसमें आगे बढ़ते हैं। सॉलिड को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है बच्चों। सॉलिड को मैं दो कैटेगरीज में बांटता हूं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड, एंड द सेकंड वन इज एमोर्फस सॉलिड। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस पूछा जाता है बच्चों पेपर में कई बार, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से करना। देखो क्या कहता है, पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन सा होता है, एमोर्फस सॉलिड कौन सा होता है बच्चों। क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सॉलिड होगा जहाँ पे पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर होगा, जहाँ पे पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज होंगे, सच टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। मतलब जैसे कि ये पार्टिकल है सॉलिड का, ये दूसरा पार्टिकल, ये थर्ड पार्टिकल, फोर्थ पार्टिकल, फिफ्थ पार्टिकल, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ, नाइन्थ, टेंथ, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल है विद अ रेगुलर गैप। उसके बाद ये एक मैं फर्स्ट रो बना चुका हूँ, इसी तरीके से सेकंड रो आ जाएगी बच्चों। तो यहाँ आ रहा है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, सो इट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसको, इस अरेंजमेंट से जो सॉलिड बन के आएगा उसको बोला जाएगा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्योंकि पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज हैं। एक पार्टिकल्स रैंडमली पड़े हुए हैं, कोई कहीं पड़ा है, कोई कहीं पड़ा है, कोई फिक्स पोजीशन नहीं है पार्टिकल्स की, पार्टिकल्स के बीच में बेतरतीब सा गैप है, बेतरतीब अरेंजमेंट है उनका, इधर उधर पार्टिकल पड़े हुए हैं, तो सच टाइप ऑफ सॉलिड इज कॉल्ड एमोर्फस सॉलिड। इसको एमोर्फस बोला जाएगा और इसको क्या बोला जाएगा बच्चों, क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या बनती है बच्चों क्रिस्टलाइन की, आप लोग क्या बोलोगे, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। क्रिस्टलाइन में क्या होगा बच्चों, क्रिस्टलाइन में होगा रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है जी। और यहाँ क्या होगा बच्चों, यहाँ होगा इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इर्रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। यहाँ पार्टिकल्स का इर्रेगुलर अरेंजमेंट रहेगा, रैंडमली पार्टिकल अरेंज रहेंगे। उसके बाद ये था फर्स्ट पॉइंट बच्चों। मैं बात करता हूँ उसके बाद सेकंड पॉइंट की। सेकंड पॉइंट देखो क्या कहता है, अब अगर मैं पार्टिकल्स को रेगुलरली अरेंज कर देता हूँ, लो एक फिक्स गैप में मैंने पार्टिकल्स को रेगुलरली अरेंज कर दिया, तो यहाँ रहेगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। मतलब चाहे मैं थोड़े से एरिया में चेक करूं, चाहे मैं कंप्लीट सॉलिड में चेक करूं, सिमेट्री थ्रू आउट द सॉलिड मेंटेन है, सिमेट्री थ्रू आउट द सॉलिड मेंटेन है। चाहे मैं थोड़े से पोर्शन में चेक करूं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर, चाहे मैं उसको कंप्लीट सॉलिड में चेक करूं, उसको बोलूंगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर। सिमेट्री थ्रू आउट द सॉलिड मेंटेन है, थोड़े से पोर्शन में भी सिमेट्री मेंटेन है तो शॉर्ट रेंज ऑर्डर, और पूरे के पूरे पोर्शन में भी पार्टिकल एक रेगुलर मैनर में लगे हुए हैं तो उसको बोलूंगा लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो इसके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होगा, पार्टिकल्स का एक ऑर्डर में लगे हुए हैं पार्टिकल, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होगा और शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होगा। तो इसको बोला जाएगा बच्चों लॉन्ग रेंज ऑर्डर एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। लॉन्ग रेंज ऑर्डर भी होगा और शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी होगा। अब यहाँ आ जाओ बच्चों, ये देखो, ये हो सकता है कि रैंडमली पार्टिकल लगे हुए हैं तो उनमें एक ये प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं आ सकती है, जो मैं अभी बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूँ मैं, कि कोई एक पोर्शन में, थोड़े से एक पोर्शन में, कोई एक छोटा सा पोर्शन उठा लो, कोई एक स्मॉल पोर्शन में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट आप लोगों को रेगुलर दिख सकता है। थ्रू आउट द सॉलिड रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स तो होगा ही नहीं, तभी तो मैं उसको एमोर्फस बोल रहा हूँ। मैं कहता हूँ किसी एक स्मॉल पोर्शन में अगर मैंने देखा, किसी एक स्मॉल पोर्शन में मेरे को ये दिखाई दिया कहीं पे कि पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज थे कहीं एक स्मॉल पोर्शन में, तो इसमें शॉर्ट रेंज ऑर्डर होने की पॉसिबिलिटी है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर तो होगा ही नहीं। तो इसमें सिर्फ क्या हो सकता है, शॉर्ट रेंज ऑर्डर।
लो जी बच्चों, यहाँ होगा शॉर्ट रेंज ऑर्डर। थर्ड पॉइंट बच्चों, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है शार्प, और इसका मेल्टिंग पॉइंट आता है एक रेंज के अंदर। मतलब शार्प मेल्टिंग पॉइंट कि मान लो कोई सॉलिड है और मैं कहता हूँ कि वो मेल्ट हो जाता है, मान लो मैं कहता हूँ 100 डिग्री सेल्सियस, मैं इसकी बात कर रहा हूँ इधर, 100 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट हो गया। इसका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में आएगा। रेंज का मतलब ये 100 पे मेल्ट होना शुरू हुआ, ये 100 पे कंप्लीटली मेल्ट हो गया एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म एट 100 डिग्री सेल्सियस, एग्जैक्टली एट 100 डिग्री सेल्सियस। इसकी बात करता हूँ, 100 पे मेल्ट होना शुरू हुआ, 100 से 101 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा, तब जाके ये लिक्विड फॉर्म में चेंज हुआ। तो एक रेंज मिलती है जब इसको टेम्परेचर की, तब जाके इसकी फॉर्म कन्वर्ट होती है सॉलिड से लिक्विड में। 100 से मैं कह देता हूँ मान लो 102 डिग्री सेल्सियस तक, तो जो ये 2 डिग्री सेल्सियस का जो गैप हुआ, 2 डिग्री सेल्सियस का जो गैप हुआ, ये यहाँ पे इसके मेल्टिंग पॉइंट की तरह काम करेगा बच्चों। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा और इसका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में रहेगा। ये जो एक रेंज है, ये जरूरी है एमोर्फस सॉलिड के मेल्टिंग पॉइंट के लिए। तो मेल्टिंग पॉइंट इसका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं आता कभी भी, इसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा एक रेंज में आएगा। तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों? मेल्टिंग पॉइंट विल बी शार्प, या आप लिख सकते हो शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और यहाँ पे इनका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट विल बी इन अ रेंज, इनका मेल्टिंग पॉइंट एक रेंज में रहता है। फोर्थ पॉइंट बच्चों, ये नेचर में होते हैं एनआइसोट्रॉपिक, एनआइसोट्रॉपिक इन नेचर, और ये होते हैं आइसोट्रॉपिक इन नेचर, आइसोट्रॉपिक इन नेचर। मैं क्लियर करता हूँ क्या मीनिंग है एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक का। देखो कि अगर मैं इस सॉलिड में चलता हूँ, किसी भी डायरेक्शन में जाऊँ, मैं ऊपर लिख देता हूँ बच्चों, ये नोट कर लेना आप लोग, उतार लेना सारा। हाँ, क्रिस्टलाइन में जाता हूँ मैं, क्रिस्टलाइन की बात करता हूँ मैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड बना देता हूँ मैं, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स बना देता हूँ। इसकी एक खास बात रहती है क्रिस्टलाइन सॉलिड की बच्चों कि ये एनाइसोट्रॉपिक होगा नेचर में। एनाइसोट्रॉपिक का मीनिंग होता है कि जो प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइक जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करूं मैं, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू आउट द सॉलिड सेम नहीं रहेगी। अगर सेम रहेगी तो आइसोट्रॉपिक बोला जाएगा, आइसोट्रॉपिक बोला जाएगा। अगर प्रॉपर्टीज लाइक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी थ्रू आउट द सॉलिड सेम नहीं रहती तो उसको बोला जाएगा एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू कहीं पे कुछ दिखाएगा, कहीं पे कुछ दिखाएगा, ये वेरिएशन आएगा। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर मैं इसमें चेक करना शुरू करूंगा बच्चों, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू यहाँ से यहाँ मूव करते हुए यहाँ कुछ और आएगी, यहाँ कुछ और आएगी। और एमोर्फस की एक खास बात होती है कि इसमें इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होने की वजह से, इरेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स होने की वजह से, चाहे मैं किसी भी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू कैलकुलेट करूं, हर जगह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की वैल्यू क्या आएगी? सेम आएगी। तो ये आइसोट्रॉपिक होगा नेचर में। कुछ एक प्रॉपर्टीज जो थ्रू आउट द सॉलिड सेम रहेंगी, उसकी वजह से इसको बोला जाता है आइसोट्रॉपिक इन नेचर। और इसमें वो प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सॉलिड बच्चों सेम नहीं रहती, चेंज होती रहती हैं, इसकी वजह से इनको बोला जाता है एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर, एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर। मैं बोल सकता हूँ, यहाँ बोल सकता हूँ मैं, प्रॉपर्टीज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, प्रॉपर्टीज विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शन, प्रॉपर्टीज विल बी सेम इन ऑल डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में जाओ आप, प्रॉपर्टीज में कोई वेरिएशन नहीं आएगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया आप लोगों को इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का, तो वो हो जाएगा आइसोट्रॉपिक इन नेचर। फिफ्थ बच्चों, फिफ्थ पॉइंट, दीज आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स। ये दीज आर कॉल्ड ट्रू सॉलिड्स, इनको बोला जाता है ट्रू सॉलिड्स, और इनको बोला जाता है सूडो सॉलिड्स। These are called pseudo solids। लो भाई बच्चों, ये वास्तविकता में सॉलिड नहीं होते लेकिन सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं, तो these are called pseudo solids। अच्छा, इनको मैं काटता हूँ अगर, अच्छा जैसे क्रिस्टलाइन की अगर मैं बात करूँ कि क्रिस्टलाइन का एग्जांपल क्या होगा सर?
क्रिस्टलाइन का बच्चों आप लोग एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे मेटल्स हो जाते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया मेटल। एमोर्फस सॉलिड का एग्जाम्पल हो गया जैसे रबर। इनका एग्जाम्पल होते हैं जैसे मेटल, और इनका एग्जाम्पल हो गया लाइक रबर। प्लास्टिक भी इनके एग्जाम्पल में आ जाते हैं बच्चों। तो अगर मैं इनको काटता हूँ किसी नाइफ के साथ, अगर इनकी कटिंग करता हूँ, तो इनका जो सरफेस आएगा बच्चों वो क्लियर आएगा, क्लियर कट सरफेस आएगा, लेकिन इनका जो सरफेस होगा दैट विल बी रफ सरफेस। इरेगुलर अरेंजमेंट है ना पार्टिकल्स का, तो काटने पे जो सरफेस आएगा वो क्या आएगा, रफ आएगा। तो एमोर्फस के अंदर रफ सरफेस आएगा, इसके अंदर क्या आएगा बच्चों, क्लियर कट सरफेस आएगा, क्योंकि पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर है, ठीक है। तो यहाँ इरेगुलर कट आएगा बच्चों, यहाँ क्या आएगा, क्लियर कट आएगा अगर मैं इसको काटता हूँ किसी नाइफ वगैरह के साथ। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज थी बच्चों एमोर्फस की। इसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है एनाइसोट्रॉपिक, आइसोट्रॉपिक वगैरह, ये ध्यान रखना आप लोग, लॉन्ग रेंज एंड शॉर्ट रेंज ऑर्डर वगैरह, और रेगुलर और इरेगुलर अरेंजमेंट वगैरह के बारे में ध्यान रखना। ये होता है, कोई ख़ास नहीं है। आगे मूव करते हैं। लो, इसके बाद होता है बच्चों, आप लोगों को जो पढ़ना होता है ना वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को डिटेल में पढ़ते हैं हम लोग। पूरे यूनिट के अंदर ना हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को ही पढ़ेंगे डिटेल में। क्रिस्टलाइन सॉलिड कौन से, जिनके अंदर पार्टिकल्स का अरेंजमेंट क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट होता है। तो टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड आप लोगों के सिलेबस में है। टाइप्स ऑफ, इसको मैं फटाफट कवर करता हूँ। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को, बहुत सिंपल है, देख लो एक बार। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, इसमें जो फर्स्ट टाइप रहती है बच्चों वो आप लोगों की रहेगी आयनिक सॉलिड्स। फर्स्ट टाइप रहेगी आप लोगों की आयनिक सॉलिड्स। जो सेकंड टाइप रहेगी बच्चों वो आप लोग पढ़ोगे इसमें मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में तीन कैटेगरीज आप लोगों को पढ़नी है। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, हाँ जी। सेकंड वन विल बी पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड द थर्ड वन विल बी बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। लो जी, ये हो गया। और बच्चों थर्ड जो आप लोगों को पढ़ना है यहाँ, वो पढ़ते हो आप लोग कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स भी बोल सकता हूँ मैं, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स भी बोल सकता हूँ। एंड द फोर्थ वन विल बी, आयनिक हो गया बच्चों, मॉलिक्यूलर हो गया, कोवलेंट सॉलिड हो गया, लास्ट आता है आप लोगों का मेटेलिक सॉलिड। लास्ट वन विल बी मेटेलिक सॉलिड्स। लो जी, ये चार सॉलिड आप लोगों को डिटेल में पढ़ने हैं। चार टाइप के सॉलिड आप लोगों को डिटेल में पढ़ने हैं। तो शुरू कर रहे हैं। ये जो चारों के चार मैंने बोले, ये सारे के सारे क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ही पार्ट है। मतलब इनके अंदर पार्टिकल्स कैसे अरेंज होंगे, रेगुलरली अरेंज होंगे। तो शुरू करते हैं विद आयनिक सॉलिड्स। लो भाई, क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे पहला सॉलिड पढ़ा रहा हूँ, आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड कौन से होंगे? सबसे पहले डेफिनेशन बच्चों, आयनिक सॉलिड वो सॉलिड होते हैं जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो होंगे दोज विल बी आयंस, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस। जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, मतलब कैटायंस एंड एनायंस। एंड दीज पार्टिकल्स विल अट्रैक्ट विद ईच अदर विद अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सीधी सी बात है, जैसे NaCl हो गया, सोडियम क्लोराइड है, जैसे सोडियम क्लोराइड है, मैं कहता हूँ कि ये सोडियम प्लस आयन आ गया, उसके बाद क्लोराइड आ गया, उसके बाद सोडियम प्लस आ गया, उसके बाद क्लोराइड आ गया, इसके बाद सोडियम प्लस आया, उसके बाद क्लोराइड माइनस आयन आया। ये यहाँ पे चलो, यहाँ लो सोडियम प्लस आ गया, ये क्लोराइड माइनस है, ये सोडियम प्लस है, ये क्लोराइड माइनस है, ये सोडियम प्लस है, क्लोराइड माइनस, सोडियम प्लस, क्लोराइड माइनस, अगेन सोडियम प्लस, क्लोराइड माइनस, सोडियम प्लस, क्लोराइड माइनस, सोडियम प्लस, क्लोराइड माइनस, सोडियम प्लस। ये पूरा का पूरा एक सॉलिड बना और इसके अंदर पार्टिकल्स रेगुलरली अरेंज हैं, एक रेगुलर अरेंजमेंट में आ रहे हैं। सॉलिड के सोडियम के बाद क्लोराइड, सोडियम के बाद क्लोराइड, क्लोराइड के बाद सोडियम, सोडियम के बाद क्लोराइड, क्लोराइड के बाद सोडियम, एक रेगुलर अरेंजमेंट में लगे हुए हैं आयंस, तो इसको बोला जाएगा आयनिक सॉलिड। और इन पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसको बेसिकली हम क्या बोलते हैं? आयनिक बॉन्ड। इन सॉलिड्स को क्या बोला जाएगा? आयनिक सॉलिड, आयनिक सॉलिड बोला जाएगा। अच्छा, मेल्टिंग पॉइंट वगैरह इनका हाई रहेगा क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है पार्टिकल के बीच में।
वो प्रॉपर्टीज़ वगैरह मैं नहीं लिखवाने वाला, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं डेफिनेशन बता देता हूँ। मेरे को बहुत सारा पोर्शन आज सॉलिड का कवर करना है बच्चों, मैं डेफिनेशन बता देता हूँ आप लोगों को, प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब मैं आप लोगों को बता दूंगा, आप लोग नोट करते रहना। देखो सबसे पहली बात क्या है कि सच टाइप ऑफ सॉलिड्स whose constituent particles are positive and negative ions which will interact with each other with a strong electrostatic force of attraction. With a strong electrostatic force of attraction, एक strong electrostatic force of attraction से दोनों एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। या मैं बोल सकता हूँ डायरेक्टली, आप ये भी बोल सकते हो कि उनके बीच में आयनिक बॉन्ड रहेगा बच्चों, कोई ख़ास बात नहीं है। लो एग्जाम्पल लिख देंगे आप लोग, फॉर एग्जाम्पल NaCl सॉलिड ले लिया मैंने, और यहाँ पे सोडियम प्लस और क्लोराइड माइनस के बीच में क्या रहेगा, आयनिक बॉन्ड रहेगा। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पहली प्रॉपर्टी तो। अच्छा, क्योंकि ये आयनिक है तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हो जाएंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व नहीं होंगे। लाइक आप लोगों को सॉल्यूशन में भी समझाया था, वही प्रॉपर्टी है। आयनिक है तो पोलर सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होगा और नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व नहीं होगा। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट विल बी वेरी हाई ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये दो प्रॉपर्टीज हैं, लिख लेना आप लोग। नेक्स्ट चलते हैं, आयनिक के बाद जो नेक्स्ट है बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, नेक्स्ट जो सॉलिड है सेकंड इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन से होंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड्स वो होंगे जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। जिनके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। और इसमें जो पहला सॉलिड आप लोगों को पढ़ना है बच्चों, वो पढ़ना है नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। अब नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा होगा? नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड वो होगा इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। सीधी सी बात है, इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। लाइक मैं बोल देता हूँ हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, एक्सेट्रा। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे जैसे हाइड्रोजन है, सामने से हाइड्रोजन है। ठीक है जी, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, तो ये एक ऐसा सॉलिड होगा जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे। अब ये सर नॉन पोलर मॉलिक्यूल एक दूसरे से कौन सी फोर्स के साथ अट्रैक्ट होंगे? बच्चों सीधी सी बात है, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी होती हैं? लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होती हैं, वीक फोर्सेस होती हैं। सो देयर विल बी, आप लिख सकते हो, देयर विल बी London dispersion forces between these molecules. London dispersion forces between these molecules. अच्छा, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस होंगी, आप लोग जानते हो वीक फोर्सेस होती हैं। वीक फोर्सेस होंगी बच्चों, तो ये जो सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे लिक्विड या गैसियस मेनली तो गैसियस, रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, गैसियस फॉर्म में रहते हैं। रूम टेम्परेचर पे कैसे रहेंगे? गैसियस फॉर्म में रहेंगे। रूम टेम्परेचर पे गैसियस फॉर्म में रहते हैं ड्यू टू वीक फोर्सेस। अरे भाई वीक फोर्सेस हैं तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से कहाँ जाएंगे? दूर दूर जाएंगे ना। लिक्विड में और नज़दीक आएंगे, सॉलिड में और ज़्यादा नज़दीक आ जाते हैं। तो वीक फोर्सेस होने की वजह से मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर रहते हैं। दैट्स वाई एट रूम टेम्परेचर दे विल एग्जिस्ट इन गैसियस और लिक्विड फॉर्म ऑल्सो। ठीक है, ये नॉन पोलर सॉलिड हो गया। नॉन पोलर के बाद अगर मैं मूव करता हूँ आगे, सेकंड पार्ट हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, लो भाई बच्चों, सेकंड हो जाएगा पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। और पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड कौन सा होगा? इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी पोलर मॉलिक्यूल्स। इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी पोलर मॉलिक्यूल्स। इन विच कंस्टिट्यूएंट
पार्टिकल्स विल बी पोलर मॉलिक्यूल्स, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे, पोलर मॉलिक्यूल्स। लाइक बच्चों मैं बोल देता हूँ HCl ले लो बच्चों, पोलर है, सल्फर डाइऑक्साइड ले लो, एक्सेट्रा वगैरह, ये पोलर है। अब दो HCl के मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी, ये बताने की मेरे को ज़रूरत होनी नहीं चाहिए आप लोगों को। डेल माइनस डेल प्लस, डेल माइनस डेल प्लस, ये अट्रैक्शन पूरे साल से दिखाई है आप लोगों को। डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन +1 में कितनी बार पढ़ी हम लोगों ने, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी। तो पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगी, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सो देयर विल बी डाइपोल force of attraction between the molecules, force of attraction between the molecules। तो molecules के बीच में कौन सा force of attraction रहेगा बच्चों, डाइपोल डाइपोल force of attraction। अच्छा, डाइपोल डाइपोल force of attraction is stronger as compared to London dispersion forces, आप जानते हो। अरे ठीक है ना, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो इसका पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी हायर एज कंपेयर टू नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड के कंपैरिजन में इसके पार्टिकल एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक रहेंगे, तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होगा दैट विल बी ग्रेटर एज कंपेयर टू नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड्स के कंपैरिजन में इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा रहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये भी, अब ये डाइपोल डाइपोल है, लेकिन डाइपोल डाइपोल से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होती हैं। थर्ड कैटेगरी में पढ़ने वाला हूँ, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज मच मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये भी गैस और लिक्विड फॉर्म में रहते हैं एट रूम टेम्परेचर, गैसियस और लिक्विड फॉर्म में रहते हैं एट रूम टेम्परेचर। नेक्स्ट पे आता हूँ बच्चों में। नेक्स्ट देखो, जो थर्ड कैटेगरी है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में, जो थर्ड कैटेगरी आती है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड्स। अभी हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड क्या होते हैं, जहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स, जहाँ पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो पार्टिकल्स वो मॉलिक्यूल्स होंगे बच्चों जो कि एक दूसरे के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होंगे। जहाँ पे पार्टिकल्स के बीच में कौन सी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो मैं बोल सकता हूँ इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर, इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द molecules which will hold together by हाइड्रोजन बॉन्डिंग, जो कि एक दूसरे से हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जुड़े होंगे। फॉर एग्जांपल मैं बोल देता हूँ बच्चों, मान लो वाटर है, अमोनिया है, एक्सेट्रा, ये सारे किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड के एग्जाम्पल हो जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्डेड मोलिकुलर सॉलिड के। और ऑब्वियस ही बात है भाई, आप लोग जानते हो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखो मैं दिखा देता हूँ, वैसे कितनी बार हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में पढ़ चुके, कितनी बार पढ़ चुके। डेल माइनस डेल प्लस डेल प्लस डेल माइनस डेल प्लस डेल प्लस, ये बॉन्डिंग कौन सी रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। ये बॉन्डिंग कौन सी रहेगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू दोनों मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे। अच्छा, अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है एज कम्पेयर टू डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एंड ऑब्वियस ही बात है, डिस्पर्जन फोर्सेस से भी, लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे के ज़्यादा नज़दीक रहेंगे। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट विल बी ग्रेटर देन एज कम्पेयर टू नॉन पोलर एंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ठीक है, पहली तो बात। दूसरी बात बच्चों, ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं रूम टेम्परेचर पे, जानते हो, जैसे आप वाटर रूम टेम्परेचर पे लिक्विड फॉर्म में रहता है, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, या सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में होते हैं। सॉलिड होते हैं लेकिन सॉफ्ट होते हैं नेचर में, या तो लिक्विड फॉर्म में या सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे एट रूम टेम्परेचर। ठीक है जी बच्चों, ये था हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। अब आ जाओ नेक्स्ट कैटेगरी पे, कौन सी थी, कोवलेंट सॉलिड्स। थर्ड कैटेगरी बच्चों,
लो भाई, थर्ड कैटेगरी होती है कोवलेंट सॉलिड्स। कोवलेंट सॉलिड्स वो होते हैं जिसमें जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे बच्चों वो रहेंगे नॉन मेटल्स, जिसमें कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स रहेंगे नॉन मेटल्स। और नॉन मेटल एक दूसरे के साथ कौन सा बॉन्ड बनाते हैं बच्चों? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे, सीधी सी बात है। अरे ठीक है। लो बच्चों, इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी, इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स विल बी, मैं थोड़ा सा फास्टली ले रहा हूँ इस चीज़ को बच्चों, क्योंकि मेरे को आगे आगे यूनिट सेल वगैरह के बारे में बताना आप लोगों को, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो ये तो सिंपल है, आप लोग बुक से भी पढ़ के कर लोगे, लेकिन करवाना है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा फास्टली लेके चल रहा हूँ। तो अगर कोई दिक्कत होती है आप लोग मेरे से पूछ सकते हो डाउट वगैरह। लो, इन विच कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल्स, constituent particles are non-metals and which will be covalently bonded with each other, covalently bonded with each other, जो कि एक दूसरे के साथ covalently bonded होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये देखो, डायमंड पढ़ा आप लोगों ने, कोवलेंट सॉलिड होता है ना। अब डायमंड की स्ट्रक्चर बनाओ भाई, देखो कुछ ऐसे बना रहा हूँ मैं डायमंड की स्ट्रक्चर। कार्बन है, कार्बन के साथ जुड़ा होगा टेट्राहेड्रल मैनर में, ये कार्बन 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 कार्बन, मैं कंप्लीट स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। हर एक कार्बन आगे 4 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, ये भी आगे 4 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, 4 कार्बन के साथ कुछ इस तरीके से बच्चों। लो, ये किसके साथ जुड़ गया? टेट्राहेड्रल मैनर में जोड़ना है, टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल टेट्राहेड्रल, यूं यूं यूं, सॉरी। लो भाई बच्चों देखो, थोड़ा दिखाना पॉसिबल है कुछ इस तरीके से। नीचे पिरामिड बनेगा, नीचे पिरामिड बनेगा, ये समझ रहे हो, नीचे पिरामिड बनेगा और एक ऊपर की तरफ आ गया बच्चों। ये टेट्राहेड्रल मैनर में जोड़ना है आप लोगों को। कार्बन इस कार्बन से, ये कार्बन इस कार्बन से, ये कार्बन इस कार्बन से, ये कार्बन इस कार्बन से, टेट्राहेड्रल मैनर में नीचे पिरामिड बनेगा, ऊपर एक कार्बन जुड़ा होगा, तो टेट्राहेड्रल मैनर में जोड़ना आप लोगों को। तो बिल्कुल, अब बोर्ड पे तो ठीक है 3 डायमेंशन में दिखाना पॉसिबल नहीं है, समझ लो। ये मैंने पिरामिड बना दिया, नीचे ये इस कार्बन से जुड़ गया, ये आगे इस कार्बन से इससे, ये आगे पिरामिड बना लिया इसने, ये 1 2 3 इन कार्बन के साथ, और ये आगे इसके साथ जुड़ा हुआ था, ठीक है। अब ये देखो, ये लो पिरामिड बना दो, इसके साथ आगे ये 1 2। ड्राइंग किसी ने नहीं देखनी आपकी केमिस्ट्री के अंदर, आप लोगों को ज्योमेट्री प्रॉपर तरीके से बनानी है, बस उसका ध्यान रखना, उसका कुछ और मत बना देना। तो ये आगे कार्बन के साथ जुड़ेगा बच्चों, ये आगे कार्बन के साथ जुड़ेगा। कोई भी कार्बन उठा लो आप, चाहे आप इसको कितना भी लंबा बना दो, वो कोई दिक्कत नहीं है। लो आ गई, ये आ गया, ठीक है। मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ, आप आगे दिखा देना। लो 1 2 3 के साथ, एक के साथ यहाँ जुड़ा हुआ है। तो ये सारे के सारे क्या हैं बच्चों? ये सारे के सारे कार्बन्स हैं। और ये किसकी स्ट्रक्चर बन गई बच्चों? ये स्ट्रक्चर बन गई डायमंड की। अब कोवलेंट बॉन्ड आप लोग जानते हो स्ट्रॉन्ग होता है, डायरेक्शनल होता है नेचर में, तो जिसकी वजह से ये बहुत हार्ड होंगे बच्चों, हार्ड होते हैं नेचर में। आप लोग जानते हो डायमंड क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, ब्रिटल होता है नेचर में। इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वगैरह, मेल्टिंग की पॉइंट की बात करता हूँ मैं, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है बच्चों। तो ये बन गई इसकी डायमंड की स्ट्रक्चर। इंसुलेटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, ये इंसुलेटर होता है। कोवलेंट सॉलिड मोस्टली इंसुलेटर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते। लेकिन एक कोवलेंट सॉलिड ऐसा भी है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो वो कई बार पूछ लिया जाता है पेपर में। ग्रेफाइट इसके एग्जाम्पल में आता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा 10th क्लास में, ये सब ग्रेफाइट के बारे में पढ़ा होगा आप लोगों ने। देखो ग्रेफाइट कैसे बनता है बच्चों, ये ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट की स्ट्रक्चर की वजह से उसके साथ ऐसा होता है, ये ग्रेफाइट है। ये कार्बन है जो मैं ये राउंड राउंड करके दिखा रहा हूँ ना, ये कार्बन है बच्चों, ये कार्बन है, ऑल दीज आर कार्बन। अब ये कार्बन आगे जुड़ा होगा कार्बन के साथ, ये आगे, अरे साइक्लोहेक्सेन टाइप बनाओ बच्चों, कार्बन 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 कार्बन, नहीं लो आई थिंक मेरी बात को आप लोग समझ पा रहे हो।
ठीक है जी, इसको भी कंप्लीट कर लो आगे। ग्रेफाइट में क्या होता है, इस तरीके की एक लेयर बनती है, बताता हूँ लेयर में किसको बोल रहा हूँ। ये एक लेयर बन जाएगी कंप्लीट, कार्बन 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 एटम आपस में कंबाइन करेंगे और एक ही लेयर टाइप बनाएंगे। लेयर होगी, ये लेयर टाइप होगी बच्चों। तो अब इस लेयर और एक लेयर नीचे बनेगी इस तरीके से, इन दोनों लेयर्स के बीच में ना गैप रहता है यहाँ। अब दो का मतलब ये नहीं है कि सर दो ही बनेगी, लेयर्स बहुत सारी बनती हैं। लो मतलब मैंने अभी दो ही बनाई हैं बोर्ड पे, लेयर बहुत सारी बनती हैं। ये जो बॉन्ड लेंथ रहती है यहाँ कार्बन कार्बन की 141.5 पिकोमीटर के आसपास रहती है, 141.5 पिकोमीटर, हाँ जी बिल्कुल। और जो ये दोनों लेयर्स के बीच का जो गैप रहता है ये 340 पिकोमीटर। आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को सिर्फ इसको एक्सप्लेन कैसे करना है वो समझो। ग्रेफाइट कोवलेंट सॉलिड होता है। कोवलेंट क्यों होता है? क्योंकि कार्बन कार्बन के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। अरे वहाँ भी तो कार्बन कार्बन के साथ कौन सा बॉन्ड बना रहा है? कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है। अरे कोवलेंट ही बनाता है कार्बन कार्बन के साथ, ठीक है। नॉन मेटल है तो क्या बनाएंगे? कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। अब कार्बन कार्बन के साथ जुड़ रहा है, लेकिन यहाँ इस स्ट्रक्चर की खास बात ये है कि यहाँ एक कार्बन 3 कार्बन के साथ बिजी है। ये वाला कार्बन 3 कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है। तो कार्बन अगर 4 कार्बन के साथ जुड़ता है ना बच्चों, कार्बन अगर 4 कार्बन के साथ जुड़ता है तो इसके 4 इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाते हैं, इसके चारों इलेक्ट्रॉन बिजी हो जाते हैं 1 2 3 और 4 बॉन्ड बनाने में। लेकिन यहाँ 3 बना रहा है तो कितने इलेक्ट्रॉन? 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बिजी, यानी इसका 1 इलेक्ट्रॉन फ्री पड़ा है। और ये सिचुएशन हर एक कार्बन के साथ है, इसमें ध्यान से देख लो, कहीं भी कोई भी कार्बन है, ये कार्बन है। अब ये मैंने छोड़ दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये आगे भी होगी, ये एक पूरी लेयर बनेगी, ये एक पूरी लेयर बनेगी इस तरीके से। एक सेकंड लेयर नीचे बना दी मैंने, बहुत सारी लेयर्स होंगी। तो क्या होगा कि एक कार्बन आगे 3 कार्बन के साथ जुड़ा होगा, हर एक कार्बन के साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन पड़ा होगा। तो इस पूरी की पूरी लेयर में हर एक कार्बन के साथ एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। दिस ग्रेफाइट विच इज अ कोवलेंट सॉलिड इज नॉट इंसुलेटर, ये इंसुलेटर नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स, दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो कि हर एक कार्बन एटम के साथ हैं। पहली बात तो ठीक है। दूसरी बात बच्चों, ये सॉफ्ट सॉलिड होता है, आप लोगों को पता है सॉफ्ट सॉलिड होता है, तो सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है इसको, ग्रेफाइट को सॉलिड लुब्रिकेंट की तरह यूज किया जाता है। होता क्या है कि दोनों लेयर्स के बीच में गैप रहता है, कि मान लो एक ये कार्बन की लेयर है, दूसरी कार्बन की लेयर है, दोनों कार्बन लेयर के बीच में गैप रहता है कितना? 340 पिकोमीटर का, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ 141 पिकोमीटर है, उससे ज़्यादा गैप रहता है दोनों लेयर्स के बीच में। लेयर बहुत सारी होंगी, मैंने सिर्फ 2 ही लेयर बनाई है। आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, आप इसको आगे भी बढ़ा के दिखा सकते हो। मैंने 2 ही बना के समझाई है, आप कितने भी बना सकते हो, 3 बना दो, 4 बना दो, वो कोई चक्कर नहीं है। तो दोनों लेयर के बीच में एक गैप रहेगा विच इज़ ऑफ 340 पिकोमीटर, और दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करती हैं, जिसकी वजह से ये स्लिपरी होता है नेचर में। तो ये सॉफ्ट सॉलिड होता है, स्लिपरी होता है नेचर में। ड्यू टू इट्स स्लिपरी नेचर इट इज़ यूज्ड एज अ सॉलिड लुब्रिकेंट। इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर नहीं होता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो ये इसकी खास प्रॉपर्टीज थी कोवलेंट सॉलिड में ग्रेफाइट की, ठीक है, ये पढ़ लेना आप लोग। नेक्स्ट है बच्चों आप लोगों का लास्ट है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड वो होगा जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होंगे? पॉजिटिव मेटल आयंस, जिसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयंस एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। फोर्थ कैटेगरी इज मेटेलिक सॉलिड्स। लो भाई, मेटेलिक सॉलिड्स in which constituent particles are positively charged metal ions and free electrons देखो कैसे, ये एक पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन पड़ा होगा, उसके साथ एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन फ्री इलेक्ट्रॉन,
पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन फ्री इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिवली चार्ज मेटल आयन फ्री इलेक्ट्रॉन। कुछ इस तरीके से सिचुएशन रहेगी बच्चों। ये क्या बनेगा, मेटालिक सॉलिड बनेगा आप लोगों का, मेटालिक क्रिस्टल बनेगा। मेटालिक क्रिस्टल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ आयंस है, ठीक है जी। तो ये बनेगा मेटालिक सॉलिड कुछ इस तरीके से। और इन पॉजिटिव आयंस को एक दूसरे के साथ बांधे रखने के लिए, एक दूसरे के साथ होल्ड करके रखने के लिए जो फोर्स रिस्पॉन्सिबल होगा दैट इज कॉल्ड द मेटालिक बॉन्ड। द फोर्स विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल्डिंग दीज पॉजिटिव आयंस टुगेदर, दैट इज कॉल्ड मेटालिक बॉन्ड। उसको क्या बोला जाएगा, मेटालिक बॉन्ड बोला जाएगा। अच्छा, ड्यू टू मूवमेंट ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट दिस मेटालिक सॉलिड, इट इज ऑल्सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा बच्चों, नॉट इंसुलेटर। इन इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, इंसुलेटर नहीं होगा। और मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा बच्चों, तो इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई मिलेगा। मेटालिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा, पॉजिटिव आयन एक दूसरे के साथ जुड़ रहेंगे थ्रू द स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड, और स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्ड की वजह से मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हाई मिलेगा। इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है ड्यू टू द फ्लो ऑफ दीज इलेक्ट्रॉन्स थ्रू आउट दिस मेटालिक सॉलिड। ये इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते रहते हैं। अच्छा, इसको मैं बोल सकता हूँ बच्चों सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन भी बोल देता हूँ, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी बोल देता हूँ, सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ मैं सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सी के अंदर जैसे वाटर मूव करता रहता है ना, बिल्कुल वैसे ही इस मेटालिक सॉलिड के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव करते रहते हैं। दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। और इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ये था बच्चों आप लोगों का सॉलिड्स के बारे में, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में। अब आगे मूव करते हैं। सारी प्रॉपर्टीज जो मैंने आप लोगों को बताई आपकी बुक के अंदर दी हुई हैं, आप वहां से भी नोट कर सकते हो, कॉपी मेंटेन कर लेना साथ में। अब आ जाऊं मेन टॉपिक पे। अब शुरू होता है सॉलिड। लो, ये तो इंट्रो थी। एक वर्ड आता है जिसको बोला जाता है स्पेस लैटिस। यहाँ से ध्यान से समझते हुए चलना। अब अगर यहाँ से सिर के ऊपर से निकल गया तो समझो सब निकल गया, फिर कुछ पल्ले नहीं पड़ना। स्पेस लैटिस, एक वर्ड आता है स्पेस लैटिस। सबसे पहले स्पेस लैटिस क्या होता है, 1 मिनट। सबसे पहले स्पेस लैटिस क्या होता है? स्पेस लैटिस होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स से एक लैटिस बनेगा, एक क्रिस्टल लैटिस बनेगा। वो या तो 2 डायमेंशन में बनेगा या 3 डायमेंशन में बनेगा। एक पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट बन के आता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल से, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल से एक पूरा का पूरा जो मैं बोलूँगा बच्चों, एक पूरा का पूरा जो पैटर्न बन के आएगा उसको बोला जाएगा स्पेस लैटिस। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के साथ, लो मैं कह रहा हूँ कि ये एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स ले लिया मैंने। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स को अगर मैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स लेता हूं मैं स्पेस में, तो उसको बोला जाएगा स्पेस लैटिस। इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को बोला जाएगा लैटिस। इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को नाम दिया गया लैटिस। और रेगुलर अरेंजमेंट क्योंकि स्पेस के अंदर हुआ है तो इसको क्या नाम दे दिया मैंने, स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस। अब ये देखो, इस छोटे से पोर्शन को बोला जाएगा यूनिट सेल। यूनिट सेल, कोई भी छोटा सा पोर्शन उठा लो आप, ये छोटा सा पोर्शन है, इसको उठा लिया मैंने, इसको बोला जाएगा यूनिट सेल। यूनिट सेल खुद को बार बार रिपीट करेंगे फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द कंप्लीट स्पेस लैटिस। सबसे पहले स्पेस लैटिस क्या होता है? स्पेस लैटिस होता है रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स इन द स्पेस, दैट इज कॉल्ड अ स्पेस लैटिस। और स्पेस लैटिस 2 डायमेंशन में भी हो सकता है और स्पेस लैटिस 3 डायमेंशन में भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन क्या होती है? आप लोग लिखोगे इट इज अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स
इट इज़ अ रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स और पॉइंट्स। इट इज़ अ रेगुलर रिपीटिंग अरेंजमेंट्स ऑफ पॉइंट्स और पार्टिकल्स बोल दो बच्चों। और पार्टिकल्स में एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं इन स्पेस, दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। उसको बोला जाएगा दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। स्पेस में पार्टिकल्स को मैं रेगुलरली अरेंज कर देता हूं। स्पेस में पार्टिकल्स को मैं रेगुलरली अरेंज कर रहा हूं एक फिक्स गैप के ऊपर, उसको बोला जाएगा स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस हम लोगों को पढ़ना है 2 डायमेंशन में और हम लोगों को पढ़ना है 3 डायमेंशन में। स्पेस लैटिस हम लोगों को पढ़ना है 2 डायमेंशन में, 2D में पढ़ना है, और स्पेस लैटिस को हम लोगों को पढ़ना है 3D में, 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। हाँ जी, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में, 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में। अलोंग एक्स एक्सिस, along y axis, along z axis in 2 dimension, along x axis, along y axis in 2 dimension, along z axis also in 3 dimension। अगर पार्टिकल 3 डायमेंशन में अरेंज है तो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट बन के आएगा। अगर पार्टिकल 3 डायमेंशन में लगे हुए हैं तो जो स्पेस लैटिस बन के आएगा उसको बोला जाएगा 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। अगर पार्टिकल सिर्फ 2 डायमेंशन में लगे हुए हैं तो उसको बोला जाएगा 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस, 2D स्पेस लैटिस। अब सर 2 डायमेंशन में कैसे पता चलेगा, 3 डायमेंशन में कैसे पता चलेगा? अरे देख लो, क्यों नहीं पता चलेगा। ये लो, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये और ये लगा दिए मैंने एक रेगुलर अरेंजमेंट में, मैंने इन पार्टिकल्स को लगा दिया। तो क्या देखने से आप ये नहीं बता सकते कि सर ये 2D में है या 3D में है? क्यों नहीं बता सकते, बिल्कुल बता सकते हो। लो देख लो, अभी मैं कहता हूँ ये अलोंग एक्स एक्सिस है, ये अलोंग एक्स एक्सिस है, और ये अरेंजमेंट क्या है, अलोंग वाई एक्सिस है, और ये सारा का सारा एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। ये खास बात है, ये ध्यान रखना, ये सारा का सारा एक ही प्लेन में है। पार्टिकल्स का अरेंजमेंट एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है, ना तो प्लेन के आगे एटम्स हैं ना ही उस प्लेन के पीछे एटम्स हैं। आप इस बोर्ड को ये एज्यूम कर लो, ये बोर्ड एक प्लेन है, इसके ऊपर मैंने एटम्स को रखा हुआ है। एक एटम यहाँ रख दिया, दूसरा यहाँ रख दिया, तीसरा यहाँ रख दिया, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, उसके बाद यहाँ नीचे रख दिया बच्चों मैंने फर्स्ट के नीचे, देन सेकंड, देन फोर्थ, थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, लेकिन एक ही प्लेन में रखा हुआ मैंने, एक ही प्लेन में रखा हुआ है। इस प्लेन के आगे मैंने एटम्स को नहीं रखा हुआ, इस प्लेन के पीछे मैंने एटम्स को नहीं रखा हुआ, तो वो 3 डायमेंशन में चला जाएगा, तब वो 3 डायमेंशन में चला जाएगा। एक एटम रख दिया, दूसरा रख दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां, और फिर इस तरीके से मैंने इन रोज़ को रिपीट किया। और ये जो रोज़ हैं ये सारी की सारी एक ही प्लेन में हैं, अलोंग एक्स एक्सिस हो गया, अलोंग वाई एक्सिस हो गया, तो इसको बोला जाएगा 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। इस पूरे के पूरे अरेंजमेंट को बोला जाएगा 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस, 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। तो आप डेफिनेशन क्या दोगे बच्चों? लो, 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस में आप बोलोगे इन विच रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, इन विच रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ particles in a plane of paper, in a plane of paper, क्योंकि plane of paper हमारा किस में होगा, 2D में होगा। लो, this plane of paper in 2 dimension, अरे 2 डायमेंशन में है, along x axis, along x axis है, along y axis है। आपने एटम्स को इसी प्लेन के अंदर रखा हुआ है, इस प्लेन से बाहर आपके पार्टिकल्स नहीं है, आपके एटम्स नहीं है, आपके आयंस नहीं है, जो जिससे भी मैं वो स्पेस लैटिस बना रहा हूँ। अगर मैं पार्टिकल्स की बात कर रहा हूँ तो जो वो पार्टिकल हैं वो सारे के सारे इसी प्लेन में हैं, नॉट आउट फ्रॉम दिस प्लेन, इस प्लेन से बाहर नहीं। इस प्लेन से बाहर की तरफ अगर ले रहे हो या इस प्लेन से पीछे की तरफ ले रहे हो तो ये 3 डायमेंशन में जाना शुरू हो जाएगा, 3 डायमेंशन में जाना शुरू हो जाएगा। अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग वाई एक्सिस, एटम्स आर अरेंज्ड इन 2 डायमेंशनल स्पेस, तो उसको बोला जाएगा 2 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। स्पेस लैटिस क्या होता है मैं आप लोगों को बता चुका कि जब एटम्स को अरेंज करके, स्पेस में एटम्स को अरेंज करके एक पूरा का पूरा मैं एक सिस्टम क्रिएट कर देता हूँ तो उसको बोला जाएगा लैटिस, दैट इज कॉल्ड स्पेस लैटिस। तो ये है इन विच
regular arrangement of particles in a plane of paper that is called two-dimensional space lattice. That is called 2D space lattice. 2D space lattice उसको बोला जाएगा 2D space lattice. अच्छा 3D space lattice कौन सा होगा? जिसमें regular arrangement of particles will be in 3 dimension, in which regular arrangement of particles will be in 3 dimension. That is called क्या? 3 dimensional space lattice. उसको बोला जाएगा 3 dimensional space lattice. That is called 3 dimensional space lattice. ऐसा है भाई, 3D को तो देखो यहाँ दिखाना पॉसिबल होगा नहीं, ट्राई करता हूँ मैं। इसलिए मैं बोल रहा था कि सॉलिड को ना ऑफलाइन ही पढ़ाते, लेकिन चलो कोशिश करते हैं, ये भी एक एक्सपीरियंस है। देखो बच्चों, मैं पहले 2D का एग्जांपल देता हूँ मैं, स्पेस लैटिस इन 2 डायमेंशन। इसका एग्जांपल दे रहा हूँ मैं एटम्स रख रहा हूँ, रेगुलर अरेंजमेंट में मैंने एटम्स को लगा दिया। लो भाई, इस तरीके से एटम्स को मैंने रेगुलरली अरेंज किया, ठीक है जी। अब मैं क्या करता हूँ कि अगर मैं इन एटम्स को मिला रहा हूँ, इन पार्टिकल्स को मिला रहा हूँ, तो ये एक स्क्वायर बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ऐसे ऐसे बहुत सारे स्क्वायर बन रहे हैं। एक स्क्वायर ये बन गया, ये स्क्वायर ना खुद को बार बार रिपीट करेगा, आप जब इन पार्टिकल्स को मिलाओगे, ये पहला स्क्वायर बन गया, दूसरा बन गया, तीसरा बन गया, ये खुद को बार बार रिपीट करेगा, 4th 5th, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंप्लीट स्पेस लैटिस। तो इस छोटे से पोर्शन को तो बोला जाएगा यूनिट सेल, और यूनिट सेल की जो शेप होगी, यूनिट सेल क्या है? स्क्वायर है। कैसी शेप में आ रहा है? स्क्वायर में आ रहा है। तो जो कंप्लीट स्पेस लैटिस होगा वो भी उसी शेप में आएगा। मैंने क्या बोला कि यूनिट सेल की जो शेप होगी, पूरा का पूरा स्पेस लैटिस भी उसी शेप में बन के आएगा। अगर यहाँ पे क्यूब बनता और क्यूब खुद को बार बार रिपीट करता, क्यूब किस में होगा? क्यूब 3D में होगा। क्यूब किस में होगा? 3 डायमेंशन में। क्यूब कैसे होगा बच्चों? 3 डायमेंशन में। अब आगे 3D में मैं क्यूब ही पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ये देखो, ये 3 डायमेंशन में होगा, तो क्यूब खुद को बार बार रिपीट करता, तो पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट बन के आता वो भी कैसा बनता? क्यूबिक स्पेस लैटिस। क्या बनता? क्यूबिक स्पेस लैटिस। अब इसका जो यूनिट सेल है वो स्क्वायर है, तो जो स्पेस लैटिस बन के आएगा वो भी क्या आएगा? वो आएगा भाई, वो आएगा स्क्वायर स्पेस लैटिस। उसको बोला जाएगा स्क्वायर स्पेस लैटिस। ठीक है जी, तो ये फंडा समझ में आया। मैं आप लोगों को बता चुका, दिस इज अलोंग एक्स एक्सिस एंड दिस इज अलोंग वाई एक्सिस। 2D में है, 2D में है, स्क्वायर है, 2D में है, स्क्वायर है, 2D में है, स्क्वायर एक नीचे भी आएगा मार्कर, तो स्क्वायर है, 2 डायमेंशन में है, 2 डायमेंशन में, इन अ प्लेन, इन अ सिंगल प्लेन। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे स्क्वायर एक दूसरे को रिपीट करेंगे। स्क्वायर कैसे बन रहा है? एटम्स को जब मैं मिला रहा हूँ तो स्क्वायर की शेप में आ रहा है वो, तो बहुत सारे स्क्वायर एक दूसरे को रिपीट कर रहे हैं, तो बच्चों पूरा का पूरा क्या बनेगा? स्क्वायर स्पेस लैटिस बनेगा। और स्क्वायर इसका क्या बोला जाएगा? यूनिट सेल बोला जाएगा। स्क्वायर इसका यूनिट सेल होगा। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल क्या होता है? अब देखो, यूनिट सेल की डेफिनेशन देता हूं। यूनिट सेल वो पूरे के पूरे स्पेस लैटिस का वो स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा जो कि खुद को बार बार रिपीट करेगा। जैसे इस स्पेस लैटिस में ये स्क्वायर आ गया, इस स्पेस लैटिस के अंदर ये स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर आ गया, ये स्क्वायर खुद को बार बार रिपीट करता रहेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट स्पेस लैटिस, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट स्पेस लैटिस। तो क्योंकि ये यूनिट सेल, दिस इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन
विच विल रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट यूनिट सेल। तो इसको बोला जाएगा बच्चों, इसको क्या बोला जाएगा, ये इसके कॉर्नर पे एटम्स हैं, इसको बोला जाएगा पार्टिकल्स हैं इसके कॉर्नर पे, इसको बोला जाएगा यूनिट सेल। ये एक यूनिट सेल होगा, ये एक यूनिट सेल खुद को बार बार रिपीट करेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, एट्थ, 8 यूनिट सेल आ गए इसके अंदर। ठीक है जी, और ले लो पूरा का पूरा अरेंजमेंट, कितने भी हो सकते हैं वो तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। लो 9, 10, 11, 12। तो यूनिट सेल इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द कंप्लीट स्पेस लैटिस विच विल रिपीट इटसेल्फ अगेन एंड अगेन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट स्पेस लैटिस। तो यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या बनती है बच्चों, यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या लिखोगे, दिस इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द कंप्लीट स्पेस लैटिस। यूनिट सेल, दिस इज द स्मॉलेस्ट, मैं अभी 3 डायमेंशनल लिख देता हूं यहां क्योंकि आगे 3 डायमेंशनल यूनिट सेल बनाना है हम लोगों को। दिस इज द स्मॉलेस्ट 3 डायमेंशनल पोर्शन ऑफ द कंप्लीट स्पेस लैटिस ऑफ द कंप्लीट स्पेस लैटिस which will repeat itself again and again for the formation of complete space lattice, for the formation of complete space lattice। स्पेस लैटिस या क्रिस्टल लैटिस भी बोल देते हैं। क्रिस्टल वर्ड कहाँ से उठाया इसने या कहाँ से आया बच्चों, मैं आप लोगों को बता चुका। जितने भी सॉलिड्स हम लोग अभी इसमें पढ़ रहे हैं रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स के हैं और वो सारे के सारे क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। तो वहाँ से वर्ड उठाया इसने, क्रिस्टल लैटिस बोल दो या स्पेस लैटिस बोल दो। ठीक है जी, एक रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स जिसको मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलता हूँ, क्रिस्टलाइन सॉलिड से ही वर्ड उठाया क्रिस्टल लैटिस या फिर मैं उसको स्पेस लैटिस बोल देता हूँ। तो यूनिट सेल क्या होगा, दिस इज द स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द कंप्लीट स्पेस लैटिस। कंप्लीट स्पेस लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन होगा जो कि खुद को बार बार रिपीट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट स्पेस लैटिस। उसको बोला जाएगा बच्चों यूनिट सेल, वो यूनिट सेल होगा। अब देखो मैं बात करता हूँ क्यूबिक स्पेस लैटिस की। क्यूबिक स्पेस लैटिस, लो भाई बच्चों मैं चलता हूँ। अब ये जो मैंने लिखा हुआ आप लोगों के सामने क्रिस्टल सिस्टम, ये स्पेस लैटिस ही लिखे हुए हैं बच्चों, स्पेस लैटिस ही लिखे हुए हैं। और ये कैसे क्या है मैं अभी क्लियर करता हूँ आप लोगों को। यूनिट सेल को 3 डायमेंशन में मैं 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकता हूँ। पहली कैटेगरी आती है प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल भी बोल देता हूँ मैं। प्रिमिटिव यूनिट सेल बोल दो आप या बोल दो सिंपल यूनिट सेल। ये कौन सा होता है, ये वो यूनिट सेल होता है जहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। जहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल, जहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे ओनली एट द कॉर्नर्स ऑफ द यूनिट सेल। अब यहाँ से काम हो जाता है बच्चों शुरू 3 डायमेंशनल का, 3D का काम शुरू हो जाता है। तो इसको ध्यान से देखना क्या कह रहा है ये। मैं एक बना रहा हूँ यहाँ यूनिट सेल, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल बना रहा हूँ, 3D में एक यूनिट सेल बना रहा हूँ। ये क्यूब ले लिया बच्चों मैंने, ये क्यूबिक यूनिट सेल है। क्या है, क्यूबिक यूनिट सेल है। कैसे बनेगा क्यूबिक यूनिट सेल, ऐसे बनेगा। क्यूब तो बोर्ड पे बनाना आसान है बच्चों, आराम से बन जाएगा। लो यह है क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक यूनिट सेल। और
ये क्यूबिक यूनिट सेल खुद को बार बार रिपीट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ क्यूबिक स्पेस लैटिस। क्यूबिक स्पेस लैटिस, ऐसे बहुत सारे क्यूबिक यूनिट सेल एक दूसरे को बार बार रिपीट करेंगे। अब जब बच्चों को ऑफलाइन में ये चैप्टर समझाता हूँ तो मैं बच्चों को ये बात बोल देता हूँ, आप ये मान के चलो आप रूम में बैठे हो, आप क्यूब में बैठे हो, आप ये मान के चलो, तो बहुत आसानी से सारी की सारी चीज़ें बच्चों को क्लियर हो जाती हैं। अभी वो चीज़ थोड़ा सा मुश्किल हो जाती है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड बच्चों, जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को समझने की कोशिश करो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो क्यूब है, आप ये मानो कि जो हमारा रूम है वो एक वैसे तो क्यूब की शेप में नहीं होता। क्यूब कौन सा होगा, जहाँ पे तीनों की तीनों एज लेंथ क्या होंगी बच्चों, इक्वल होंगी। अलोंग एक्स एक्सिस भी मान लो मैंने इसको ए बोल दिया, अलोंग वाई एक्सिस भी ए आ जाएगा और अलोंग जेड एक्सिस भी क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। ठीक है जी, तो ये बन जाएगा क्यूबिक यूनिट सेल। तो रूम के केस में आप ये मान के चलो कि रूम हमारा क्यूब की तरह बिहेव कर रहा है, रूम हमारा क्यूब की तरह है। रूम का जो एक एक्सिस होगा, जो अलोंग एक्स एक्सिस है, उसको मैंने ए बोल दिया। अलोंग वाई एक्सिस भी सेम उतनी लेंथ होगी, उसको भी मैंने ए बोल दिया। और अलोंग जेड एक्सिस भी सेम लेंथ होगी, उसको मैंने क्या बोल दिया, ए बोल दिया, उसको भी मैंने ए बोल दिया। तो प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सा होगा, प्रिमिटिव यूनिट सेल को मैं सिंपल यूनिट सेल भी बोलता हूँ, प्रिमिटिव यूनिट सेल को मैं सिंपल यूनिट सेल भी बोलता हूँ। और ये कौन सा होता है, ये वो होता है जहाँ पे एटम्स सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं ओनली एट द कॉर्नर्स, ओनली एट द कॉर्नर्स, जहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे, कॉर्नर्स पे। कितने कॉर्नर होंगे भाई किसी क्यूब के, 8 कॉर्नर होंगे सर। तो एटम्स कहाँ कितने होंगे, 8 हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर, 8 कॉर्नर के ऊपर 8 एटम्स रख दिए। तो सीधी सी बात, पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि प्रिमिटिव यूनिट सेल कौन सा होता है। आप लोग बोलोगे कि प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होता है सर, प्रिमिटिव यूनिट सेल इज दैट, प्रिमिटिव यूनिट सेल इज दैट इन विच एटम्स आर प्रेजेंट, in which atoms are present only at the corners, only at the corners, only at the corners। इसको मैं बोलता हूँ प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल भी बोल देता हूँ, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल बोलो, क्यूब है तो इसलिए बोल रहा हूँ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल, सिंपल यूनिट सेल, एक ही बात है बच्चों। दूसरी कैटेगरी आती है आप लोगों की नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल, नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। और इस नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल को मैं पढ़ता हूँ 3 कैटेगरीज में बच्चों। एक आता है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। अब बॉडी सेंटर्ड कौन सा होगा, देखो ये तो समझ आया, जहाँ पे एटम कहाँ प्रेजेंट होंगे, सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर के ऊपर प्रेजेंट होंगे, उसको बोला जाएगा सिंपल यूनिट सेल। ध्यान रखना बच्चों इसका। हाँ, बॉडी सेंटर्ड कौन सा होगा, बॉडी सेंटर्ड वो होगा जहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे, जहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होंगे नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट ऑल्सो एट द बॉडी सेंटर, बट ऑल्सो एट द बॉडी सेंटर। लो एटम्स, एक क्यूब बनाओगे बच्चों आप लोग, और एटम्स कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, एटम्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे बच्चों, और साथ में कहाँ आएंगे, बॉडी के सेंटर पे। अब मान लो ये क्यूब है, हमारा रूम क्या है, क्यूब है, तो इस रूम के इस कॉर्नर के ऊपर एक एटम, दूसरे कॉर्नर पे एक एटम, एक नीचे वाले कॉर्नर पे एटम, एक इस कॉर्नर पे एटम, पीछे जो 4 कॉर्नर हैं वहाँ पे भी 4 एटम, और एक इस रूम के बीच में एक एटम रख दो बच्चों, इस रूम के बीच में एक एटम रख दो आप, तो वो बॉडी के सेंटर पे बोला जाएगा। अब यहाँ बोर्ड पे तो ऐसे ही दिखाया जाएगा कि इसके बीच में एक एटम रखा है बच्चों, तो वो यहाँ पे आ जाएगा, तो बॉडी के सेंटर पे एक एटम आ जाएगा। तो नॉन परमिटिव वो होता है जहाँ पे एटम्स वेयर एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट ऑल्सो एट अदर पोजिशन। कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे बट ऑल्सो सम अदर पोजिशन ऑल्सो। देखो बताता हूँ,
कि कॉर्नर के ऊपर तो होंगे ही होंगे, लेकिन अदर पोजीशन पे भी होंगे। अदर पोजीशन जैसे बॉडी का सेंटर आ गया, कॉर्नर पे हैं, बॉडी के सेंटर पे हैं, फेस के सेंटर पे हो सकते हैं। अब फेस क्या होगा सर, अगर मैं रूम में हूँ और रूम को मैं एज अ क्यूब एज्यूम करके चल रहा हूँ तो उसमें कितने फेस होंगे, कितने फेस होंगे बताओ, सोचो। अगर मैं रूम को एज अ क्यूब एज्यूम करके चल रहा हूँ तो उसमें कितने फेस होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 और एक पीछे 6। टोटल कितने फेसेस होंगे, 6 फेसेस होंगे। एटम फेस के सेंटर में भी रखा जा सकता है, एटम फेस के सेंटर में भी रखा जा सकता है, एटम फेस के सेंटर में भी रखा जा सकता है। उसको बोलूंगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड कौन सा होगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल वो होगा जहां पे एटम कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे एंड ऑल्सो एट द बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल, एंड ऑल्सो एट द बॉडी सेंटर ऑफ द यूनिट सेल। तो मैं लिखूंगा एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट कॉर्नर्स बट ऑल्सो at body center, but also at body center, that is called body centered unit cell। उसको बोला जाएगा body center unit cell। एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे, एटम्स कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे और बॉडी के सेंटर पे प्रेजेंट होंगे। देखो ऐसा दिखाई देगा। मैंने कोशिश करी है प्रिंट निकालने की ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझ आ सके। बच्चों इतनी दिक्कत आनी ही नहीं थी अगर हम ऑफलाइन इस चीज़ को पढ़ रहे होते। रूम में बैठ के ही सॉलिड खत्म हो जाता है, कुछ भी नहीं है सॉलिड में। इधर देखो फिर भी एक बार, ये देखो एटम कॉर्नर में, एटम बॉडी के सेंटर में रखा हुआ है, ये क्यूब है, ये क्यूब है। क्यूब किस में होगा, 3 डायमेंशन में होगा। अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग वाई एक्सिस है, अलोंग जेड एक्सिस है। एटम्स कहाँ पे हैं, कॉर्नर पे। एटम्स कहाँ पे हैं, कॉर्नर पे, है ना। और एक एटम कहाँ रखा हुआ है, बॉडी के सेंटर पे, बॉडी के सेंटर पे। अब ये बिल्कुल वही है, ये कॉर्नर वाला एटम है। ये कट जाते हैं बच्चों, कॉर्नर वाले एटम ये कैसे कटे हुए हैं वो मैं सब आपको बताऊंगा। ये कटा हुआ है जो, ये कॉर्नर का एटम है, ये भी कॉर्नर का एटम है, ये भी कॉर्नर का एटम है, ये भी कॉर्नर का, ये भी कॉर्नर का। ये ऊपर वाले 4 देखो जो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से विजिबल है, ये कॉर्नर का है, ये कॉर्नर का, ये भी कॉर्नर का, ये भी कॉर्नर का। और जो बीच में आप लोगों को पूरा दिखाई दे रहा है वो बॉडी के सेंटर का एटम है, वो बॉडी के सेंटर का एटम है। ये चारों कॉर्नर के एटम है और ये बॉडी के सेंटर का एटम है, ठीक है ना। तो बोर्ड पे ये चीज़ दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। ये 4 हैं, ये 4 हैं, ये वाला, ये वाला, ये वाला बच्चों, ये, और जो ये वाला है ये कौन सा है, ये है। और बॉडी के सेंटर में जो रखा हुआ है, जो बॉडी के सेंटर में रखा हुआ है वो मैंने यहाँ बनाया है, समझ रहे हो। तो ये ऐसा दिखाई देता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्लियर है जी बच्चों, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब मैं बात करता हूँ नॉन परमिटिव में ही फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, हर एक चीज़ को ध्यान से समझना बच्चों। नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल के अंदर पहला मैं पढ़ चुका, पहला कौन सा था भाई, पहला था सर बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, पहला था बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। हाँ जी, दूसरा कौन सा पढ़ना है, दूसरा हम लोग पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। बस अब ये कंप्लीट करके उसी का नंबर आना है। यह है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल दूसरा जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और तीसरा यहाँ पे आता है, तीसरा यहाँ पे आता है एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर हम लोग पढ़ चुके, फेस सेंटर की बात करते हैं। फेस सेंटर देखो ये मैंने बनाया क्यूब, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। क्या बोलूँगा, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल। 3 डायमेंशनल यूनिट सेल क्यों बोल रहा हूँ मैं, 3 डायमेंशनल यूनिट सेल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये 3 डायमेंशन में है। और यूनिट सेल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये खुद को बार बार रिपीट करेगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंप्लीट 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस मैं एज्यूम करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, एक बार ध्यान से सुनो। मानो एक रूम यहाँ पे बना दिया हम लोगों ने, एक रूम यहाँ पे बना दिया, ठीक है, एक रूम इसके साइड में बना दिया, एक रूम इसके आगे की तरफ बना दिया,
और एक रूम इस रूम के आगे की तरफ बना दिया, तो नीचे 4 रूम बनाए हैं मैंने। बच्चों इमेजिन करने की कोशिश करो जो मैं बोल रहा हूँ। एक रूम यहाँ बना दिया, उसके साथ में एक रूम और बना दिया, इसके जो पहले फर्स्ट बनाया था उसके आगे की तरफ एक रूम बना दिया, जो सेकंड बनाया है उसके आगे की तरफ एक रूम बना दिया, सेम साइज के। ये क्यूब की शेप में बनाया है तो इसको भी क्यूब की शेप में बनाना है, इसके आगे जो बनेगा वो भी क्यूब की ही शेप में बनेगा और इसके आगे जो बनेगा वो भी क्यूब की शेप में ही बनेगा। तो 4 रूम बना दिए मैंने क्यूब की शेप में, और 4 इनके ऊपर बनाओ, 4 इनके ऊपर बनाओ, तो ये पूरा का पूरा स्पेस लैटिस आप लोगों को बनता हुआ दिखाई देगा। अब इसका यूनिट सेल कौन सा है? इसका यूनिट सेल है एक कमरा, जो मैं स्टार्टिंग में मैंने बनाया वो इसका यूनिट सेल है, या सेकंड वाला वो भी यूनिट सेल है, थर्ड वाला वो भी यूनिट सेल है, फोर्थ वाला है वो भी यूनिट सेल है। मान लो जिस रूम में आप लोग बैठे हो उसको आप एज अ क्यूब एज्यूम करके चल रहे हो, उस रूम के साइड में एक रूम बना दो सेम एज लेंथ का, सेम एज लेंथ का। एज लेंथ क्या? ये होती है एज लेंथ, इनको बोला जाता है एज लेंथ। ए लेंथ अलोंग एक्स एक्सिस, लेंथ अलोंग वाई एक्सिस, लेंथ अलोंग जेड एक्सिस। तो क्यूब तभी बनेगा ना जब तीनों की तीनों लेंथ क्या होंगी? सेम होंगी। इनको एजिस बोला जाता है, इनको कॉर्नर्स बोला जाता है। ये कॉर्नर हैं, ये कॉर्नर हैं, ये कॉर्नर हैं, दीज आर कॉल्ड कॉर्नर्स। ये कॉर्नर हैं। क्यूब में कॉर्नर कितने होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। कितने कॉर्नर होते हैं? 8 कॉर्नर होते हैं। इनको क्या बोला जाता है? एज लेंथ। मान लो तो जिस रूम में आप लोग बैठे हो उस रूम को आपने एज अ क्यूब एज्यूम कर लिया, तो उसके साइड में सेम साइज का क्यूब बनाओ, उस रूम के आगे की तरफ सेम साइज का क्यूब बनाओ, और जो रूम आपने साइड में बनाया है उस रूम के आगे की तरफ भी सेम साइज का एक रूम बनाओ। तो 4 रूम बना लिया आपने ग्राउंड फ्लोर पे, 4 रूम बने हुए हैं सेम साइज के, और चारों के 4 क्या हैं? क्यूब की शेप में। ठीक है, क्लियर है? क्यूब की शेप में है। इन 4 रूम के ऊपर 4 और बनाओ, बिल्कुल सेम साइज के, बिल्कुल सेम साइज के, सेम एज लेंथ के। 4 क्यूब के ऊपर 4 क्यूब और बना दो, तो ये पूरा का पूरा जो अरेंजमेंट बना ना, ये बन जाएगा 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। 3 डायमेंशनल स्पेस लैटिस। और कौन सा स्पेस लैटिस बना? ये बना क्यूबिक स्पेस लैटिस। कौन सा बना? क्यूबिक स्पेस लैटिस। कौन सा बना? क्यूबिक स्पेस लैटिस। ये देखो क्यूबिक स्पेस लैटिस, उसको मैंने क्या नाम दिया? क्रिस्टल सिस्टम। क्या बोला? क्रिस्टल सिस्टम। क्यूबिक स्पेस लैटिस। क्यूबिक स्पेस लैटिस में क्या खास बात होती है कि उसकी तीनों की तीनों एज लेंथ क्या रहती हैं? सेम रहती हैं। A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होती है। A इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी होती है। और क्या होती है? और ये होती है कि इंटरफेशियल एंगल। इंटरफेशियल एंगल कौन से होते हैं? ये होते हैं इंटरफेशियल एंगल, ये होते हैं इंटरफेशियल एंगल। देखो इंटरफेशियल एंगल मैं बताता हूँ आप लोगों को क्या होते हैं। कि मान लो ये मैंने क्यूब बनाया बच्चों, है ना, ये x है, ये y है और ये z एक्सिस है। इनके बीच का एंगल मान लो अल्फा, x और y के बीच का अल्फा, x और z के बीच का मान लो क्या? गामा, गामा, y और z के बीच का क्या? बीटा। तो अल्फा बीटा गामा, इनको बोला जाता है इंटरफेशियल एंगल। यह है अल्फा बीटा गामा। और ये तीनों के तीनों इसमें क्या होते हैं? 90 होते हैं कि नहीं होते क्यूब में? अरे 90 होंगे कि नहीं होंगे बच्चों? मेरी बात समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ? क्यूब के अंदर x और y के बीच में, लो ये y ले लेता हूँ मैं, ऐसे समझने में ज़्यादा आसानी रहेगी आप लोगों को। x और y के बीच में कितना रहेगा? 90, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? अल्फा। y और z के बीच में भी कितना रहेगा? 90, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? बीटा। x और z के बीच में कितना रहेगा? 90, जिसको मैं क्या बोल रहा हूँ? गामा। इसको बोला जाता है इंटरफेशियल एंगल। तो क्यूबिक स्पेस लैटिस में तीनों एज लेंथ सेम रहती हैं, इंटरफेशियल एंगल भी क्या रहते हैं? तीनों 90 डिग्री रहते हैं, तीनों एक दूसरे के इक्वल रहते हैं। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा एंड इज इक्वल टू 90 डिग्री। और इसमें 3 ही यूनिट सेल पॉसिबल हैं जिनसे ये बन सकता है। पहला यूनिट सेल है प्रिमिटिव यूनिट सेल, वो मैं आप लोगों को बता चुका, जिसमें एटम कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे। दूसरा होता है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है। तीसरा होता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब मैं फेस सेंटर्ड की बात कर रहा था, देखो फेस सेंटर्ड कौन सा होगा, दोबारा ही बना देता हूँ। देखो फेस सेंटर्ड कौन सा होगा? फेस सेंटर्ड होगा ये,
एक क्यूब बनाया मैंने, क्यूब की तरह नहीं दिख रहा लेकिन एज्यूम करो क्यूब है। अब इसमें ये फेस है बच्चों, ये सामने वाला फेस, एक इसके पीछे की तरफ फेस है, एक ये वाला फेस है, एक ये फेस है, एक फेस ऊपर की तरफ है और एक फेस नीचे की तरफ है। जो नीचे की तरफ है मान लो मैं इसको बोल देता हूँ ये फर्स्ट फेस है, ऊपर वाला कौन सा है, सेकंड फेस है, ये कौन सा है, थर्ड है, ये कौन सा फोर्थ है, एक बैक साइड में है, फिफ्थ है, एक फ्रंट साइड में है जो वो सिक्स्थ है। तो इसमें एटम कहाँ प्रेजेंट होंगे, एटम प्रेजेंट होंगे सर कॉर्नर्स पे, कॉर्नर पे तो होंगे ही होंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल में एटम्स प्रेजेंट होंगे कॉर्नर पे एंड ऑल्सो एट द फेस सेंटर, एक इस फेस के सेंटर पे जो फ्रंट वाला फेस है, एक जो बैक साइड वाला फेस है उसके सेंटर पे, एक जो लेफ्ट साइड वाला फेस है उसके सेंटर पे, एक जो राइट साइड वाला फेस है उसके सेंटर पे, एक जो नीचे वाला फेस है उसके सेंटर पे और एक जो ऊपर वाला फेस है उसके सेंटर पे। अब ये गड़बड़ हो जाती है, बच्चों को समझने में दिक्कत आती है। आ जाओ रूम पे, ध्यान से समझो जो मैं कह रहा हूँ। एक रूम में बैठे हो, एटम कहाँ कहाँ होंगे सर, रूम को आप फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मान के चल रहे हो, रूम को आप क्या मान के चल रहे हो, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल मान के चल रहे हो। तो सर एटम कहाँ कहाँ होंगे, एटम मैंने बोला कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे एंड एट द फेस सेंटर। कितने फेस होते हैं, कितने फेस हैं, 6 फेस हैं। एक जो ग्राउंड फ्लोर है, जो हमारा फर्श है, एक वो तो एक फेस ये हो गया, एक जो हमारी रूफ है, जो हमारी छत है बच्चों, ये दूसरा फेस हो गया आपका। एक जो इस साइड पे दीवार आ रही है वो क्या हो गया, तीसरा फेस हो गया। एक जो इस साइड पे दीवार आ रही है वो क्या हो गया, चौथा फेस हो गया। एक जो सामने दीवार आ रही है वो कौन सा, 5वां फेस हो गया। और एक ये दीवार आ रही है, ये क्या हो गया, 6ठा फेस हो गया। 6 फेस हैं, ठीक है। एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगे, 8 कॉर्नर है, 8 कॉर्नर पे एक एक एटम होगा और एक एक एटम फेस के सेंटर में होगा। इस फेस के सेंटर में एक एटम रखो। एटम इज नॉट अ सर्कल, एटम इज अ स्फीयर लाइक अ बॉल, एक बॉल की तरह होता है एटम, समझ रहे हो ना। तो ये मानो कि इस फेस के सेंटर में एक बॉल रख दी मैंने, इस फेस के सेंटर में एक बॉल रख दी, इस फेस के सेंटर में एक बॉल रख दी, इस फेस के सेंटर में एक बॉल रख दी, जो बैक साइड में फेस है उसके सेंटर में एक बॉल रख दी, जो मतलब सामने फेस है उसके सेंटर में एक बॉल रख दी, जो नीचे वाला फेस है उसके सेंटर में एक बॉल रख दी, और एक जो ऊपर फेस है उसके सेंटर में मैंने एक एटम रख दिया या बॉल रख दी, ठीक है ना। तो वो क्या बनेगा, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। और फेस सेंटर्ड यूनिट सेल की डेफिनेशन क्या रहेगी, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल वो होगा जहाँ पे एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट ऑल्सो एट द फेस सेंटर। तो आप बोलोगे कि एटम्स आर प्रेजेंट not only at the corners but also at face centers, फेस सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे, उसको बोला जाएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। उसके बाद आता है बच्चों एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब एंड सेंटर्ड कौन सा होता है, एंड सेंटर्ड यूनिट सेल वो होता है जहाँ पे एटम्स प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर के ऊपर तो प्रेजेंट होंगे ही होंगे, और किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसिस के सेंटर में एटम होंगे, बाकी 4 फेस खाली रहेंगे। किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसिस के सेंटर में एटम प्रेजेंट होंगे, बाकी 4 फेसिस खाली रहेंगे। जैसे अभी ये रूम है, आप लोग क्या मान के चलोगे, रूम के बीच में आप लोग बैठे हो, आप एंड सेंटर्ड यूनिट सेल में बैठे हो, तो क्या करोगे, पहले तो रूम के कॉर्नर पे एटम रखोगे, रूम के 8 कॉर्नर पे एटम रख दो, 1 2 3 4 5 6 7 8, और कोई भी 2 फेस उठा लो। पर कंडीशन ये है कि जो फेसेस आप लोग उठा रहे हो वो फेसेस क्या होने चाहिए, अपोजिट होने चाहिए एक दूसरे के। एक ये फेस, चलो ये ही ले लेता हूँ मैं, एक ये फेस उठा लिया, इस फेस के सेंटर में एक एटम रख दिया, और एक जो इसके सामने वाली दीवार है उसके सेंटर में एक एटम रख दिया। बाकी जो 4 फेसेस बच गए, इधर की दीवार, ये दीवार ग्राउंड फ्लोर, और जो अपना ये हमारी जो छत हो गई, ठीक है। ये जो बाकी 4 बच गए, ये क्या रहेंगे, ये खाली रहेंगे, चारों के चारों फेस, इनके ऊपर कोई एटम नहीं रहेगा। किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसिस के सेंटर में एटम रखना है, सारे के सारे कॉर्नर्स पे, और किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसिस के सेंटर पे एटम रखना है। तो क्या बोला जाएगा कि एंड सेंटर्ड यूनिट सेल, देखो आई विल ट्राई टू मेक इट ऐसे, कॉर्नर पे एटम्स होंगे, कॉर्नर पे एटम्स होंगे बच्चों, और किन्हीं भी 2 अपोजिट फेसिस पे। अब मैं बोल देता हूँ कि एक तो ये फ्रंट फेस के ऊपर रख दिया मैंने एटम, और एक ये बैक फेस के सेंटर में एटम रख दिया।
ये वाला फेस इसके सेंटर में एटम रख दिया और एक ये वाला फेस इसके सेंटर में एटम रख दिया, तो ये कौन सा बन जाएगा? ये बन जाएगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। ये बन जाएगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बोला क्या जाएगा? बोला क्या जाएगा? आप लोग बोलोगे कि एटम्स आर प्रेजेंट, एटम्स आर प्रेजेंट नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स but also at any two opposite faces, but also at any two opposite face centers। लो भाई, but also at any two opposite face centers। किन्हीं भी दो अपोजिट फेस सेंटर्स में मैं एटम रखूँगा, किन्हीं भी दो अपोजिट फेस के सेंटर्स में एटम रखूँगा, बट ऑल्सो एट एनी टू अपोजिट फेस सेंटर्स। किन्हीं दो अपोजिट फेस सेंटर्स के फेस के सेंटर्स में एटम रखूँगा। ठीक है जी, तो ये हो जाएगा आपका एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। तो ध्यान रखना, सिंपल वो होता है जहाँ पे एटम सिर्फ कहाँ रहते हैं? कॉर्नर पे रहते हैं। सिंपल वो होगा जहाँ पे एटम कहाँ रहते हैं? सिर्फ कॉर्नर पे रहते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे रहते हैं। अब बच्चों, हाँ, उसको बोला जाएगा परमिटिव यूनिट सेल। उसके बाद नॉन परमिटिव है। नॉन परमिटिव में कौन सा आ जाएगा? बॉडी सेंटर्ड आ जाएगा, फेस सेंटर्ड आ जाएगा और एंड सेंटर्ड आ जाएगा। जो बॉडी सेंटर है वो होगा जहाँ पे एटम कॉर्नर पे रहेंगे और बॉडी के सेंटर पे रहेगा एक एटम। फेस सेंटर कौन सा होगा? फेस सेंटर होगा जहाँ पे एटम कॉर्नर पे रहेंगे और जितने भी हमारे फेसिस हैं उस यूनिट सेल के, उन फेसिस के सेंटर में एटम रहेंगे, वो हो जाएगा फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। हाँ जी, लास्ट वन इज एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। एंड सेंटर्ड यूनिट सेल वो होगा जहाँ पे एटम्स कॉर्नर पे रहेंगे और किन्हीं भी दो अपोजिट फेसिस के सेंटर में एटम रहेंगे, उनको बोला जाएगा एंड सेंटर्ड यूनिट सेल। अब जो डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है, जो स्पेस लैटिस आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है, वो पढ़ना है क्यूबिक स्पेस लैटिस। अब ये सारे एग्जिस्ट करते हैं, सारे के सारे एग्जिस्ट करते हैं। इनमें से पढ़ना है आप लोगों को डिटेल में, क्यूबिक को पढ़ना है। अब क्यूबिक का मतलब क्या है कि अगर मैंने मान लो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल उठा लिया, अब मेरी बात को ध्यान से सुनना जो मैं बोल रहा हूँ, मैंने बोला सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल उठा लिया। कौन सा यूनिट सेल? सिंपल। और सिंपल है मतलब एटम कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे। सिंपल है तो एटम कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे। या प्रिमिटिव बोल दो, या प्रिमिटिव बोल दो। प्रिमिटिव मतलब एटम कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे। तो प्रिमिटिव या सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। सिंपल में एटम कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। अगर मैंने ये उठा लिया तो मैंने लिया सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, या आप लिख सकते हैं इसको प्रिमिटिव यूनिट सेल, प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब देखो, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल उठाया तो इसके साइड में जो मैं रखूंगा ना स्पेस लैटिस बनाने के लिए, वो भी कौन सा रखना पड़ेगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल ही रखना पड़ेगा, तभी तो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रेगुलर रहेगा। यहां पे एक तो यूनिट सेल मैंने वो रख लिया जिस पे एटम कॉर्नर पे रखे हुए हैं, उसके साइड में मैंने जो यूनिट सेल लिया है वो भी तो वही लेना पड़ेगा जहाँ पे एटम कहाँ रखे हुए हैं? कॉर्नर पे रखे हुए हैं, तभी तो एटम्स का अरेंजमेंट क्या रहेगा? रेगुलर रहेगा। ऐसा थोड़ी है कि एक यूनिट सेल तो आप ले लो सिंपल क्यूबिक स्पेस लैटिस बनाते टाइम, आप एक तो ले लो सिंपल क्यूबिक, उसके साइड वाला बॉडी सेंटर ले लो, उसके ऊपर फेस सेंटर ले लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जो यूनिट सेल आपने लिया है स्टार्टिंग में, मान लो मैंने सिंपल क्यूबिक ले लिया, तो पूरा का पूरा स्पेस लैटिस जब आप लोग बनाने जाओगे तो उसमें हर एक यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक ही होना चाहिए। तो ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, इसके साइड वाला भी सिंपल क्यूबिक होगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसके आगे वाला भी सिंपल क्यूबिक, इसके आगे वाला भी सिंपल क्यूबिक, ऊपर वाले चारों भी सिंपल क्यूबिक। ठीक है ना, सारे के सारे क्या होंगे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल होंगे। और एटम कहाँ रखे होंगे? कॉर्नर पे रखे होंगे। एटम कहाँ रखे होंगे? कॉर्नर पे रखे होंगे। तो अब जैसे ये मैंने प्रिमिटिव ले लिया, टाइप ऑफ यूनिट सेल कौन कौन से हो सकते हैं इसके? कहता है सर एक तो हो सकता है प्रिमिटिव यूनिट सेल यानी सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से कौन सा स्पेस लैटिस बनेगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से बनेगा सिंपल क्यूबिक स्पेस लैटिस। प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल से कौन सा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से कौन सा स्पेस लैटिस बनेगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा। तो ऐसे ही बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक ले लिया मैंने, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक
बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल से कौन सा स्पेस लैटिस बनेगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल से बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस बनेगा, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस बनेगा। ऐसे ही फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल से क्या कौन सा स्पेस लैटिस बनेगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस बनेगा। मतलब अगर मैं यूनिट सेल बॉडी सेंटर ले लेता हूँ, लो मैंने बॉडी सेंटर ले लिया, तो इसके साइड वाला भी कौन सा होगा? बॉडी सेंटर। तो इसको बोला जाएगा बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये यूनिट सेल बॉडी सेंटर्ड है, तो इसके साइड वाला भी कौन सा होगा? बॉडी सेंटर्ड। इसके आगे वाला भी कौन सा होगा? बॉडी सेंटर्ड। उसके आगे वाला भी कौन सा? बॉडी सेंटर्ड। और उसके ऊपर जो 4 आएंगे वो भी कौन से? बॉडी सेंटर्ड। तो पूरा का पूरा जो स्पेस लैटिस बन के आएगा वो भी कौन सा आएगा? वो भी आएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस। ठीक है। ऐसे ही अगर मैं फेस सेंटर्ड ले लेता हूँ तो इसके साइड वाला भी फेस सेंटर्ड, उसको क्या बोलूंगा मैं? FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसके साइड वाला भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, उसके आगे वाला भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसके आगे वाला भी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, और ऊपर जो ऊपर 4 आएंगे वो भी कौन से होंगे? फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो इस हिसाब से जो पूरा का पूरा जो सिस्टम बन के आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस। तो देखो सिंपल से क्या बनेगा? सिंपल से बनेगा सिंपल क्यूबिक स्पेस लैटिस। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल से क्या बनेगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल से क्या बनेगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस, फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस। तो कितने स्पेस लैटिस बन गए? 1 2 3 स्पेस लैटिस, या मैं बोल देता हूं उसको क्रिस्टल सिस्टम। कितने क्रिस्टल सिस्टम बन रहे हैं? यहां से कितने बन रहे हैं बच्चों? यहां से 3 बन रहे हैं। अरे कितने बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। कितने लैटिस बन रहे हैं? 1 2 3 लैटिस। अब टेट्रागोनल होता है, टेट्रागोनल वो होगा जिसमें A इज इक्वल टू बी होगा बट नॉट इक्वल टू सी, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री रहेगा। इसमें 2 ही टाइप के यूनिट सेल हो सकते हैं, या तो सिंपल क्यूबिक, या तो सिंपल हो क्यूबिक नहीं सॉरी, या तो सिंपल यूनिट सेल हो सकता है, या कौन सा होगा? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। दिस इज नॉट क्यूबिक, ध्यान रखना। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में ना तो A इज इक्वल टू बी होगा ना B इज इक्वल टू सी होगा, लेकिन अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा। इसमें चारों के चारों यूनिट सेल हो सकते हैं। कौन कौन से? सिंपल यूनिट सेल भी हो सकता है, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल भी हो सकता है, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी हो सकता है, और एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी हो सकता है। नेक्स्ट होता है रोम्बोहेड्रल। रोम्बोहेड्रल कौन सा होगा? जिसमें तीनों एज लेंथ सेम हो जाएंगी, लेकिन तीनों एंगल में से कोई सा भी 90 नहीं होगा। अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज नॉट इक्वल टू 90। ठीक है। और ये इसमें सिर्फ एक ही यूनिट सेल होगा, कौन सा होगा? सिंपल यूनिट सेल। मतलब ये एक ही टाइप के यूनिट सेल से बनेगा। कौन से बनेगा? सिंपल यूनिट सेल से। मतलब एक मैं रोम्बोहेड्रल बनाऊं, एक मैं रोम्बोहेड्रल बनाऊं, रोम्बोहेड्रल यूनिट सेल बनाऊं, रोम्बोहेड्रल शेप का यूनिट सेल बनाऊं, और वो यूनिट सेल कौन सा होगा? सिंपल यूनिट सेल होगा। सिंपल मतलब उसके कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे, कॉर्नर पे एटम प्रेजेंट होंगे। तो उसके साइड वाला भी रोम्बोहेड्रल होगा, उसके आगे वाला भी रोम्बोहेड्रल होगा, इसके आगे वाला भी रोम्बोहेड्रल होगा, और जो ऊपर वाले चारों हैं वो भी क्या होंगे? रोम्बोहेड्रल होंगे। तो ये फंडा है बच्चों। अब ये देखो हेक्सागोनल, हेक्सागोनल में A इज इक्वल टू बी होगा बट नॉट इक्वल टू सी होगा। तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू तो 90 होगा, 2 एंगल तो 90 होंगे, तीसरा 120 हो जाएगा, वो हेक्सागोनल बन जाएगा। और उसमें एक ही यूनिट सेल होता है, वो एक ही टाइप के यूनिट सेल से बन सकता है। उसके बाद मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक सिस्टम में A इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, तो अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू 90 होता है, गामा इज नॉट इक्वल टू 90। इसमें 2 ही यूनिट सेल हो सकते हैं। अब लास्ट है ट्राइक्लिनिक। इसमें A इज नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी होगा, तीनों एंगल ही 90 के बराबर नहीं हो सकते, तीनों आपस में भी बराबर नहीं होंगे, 90 के बराबर भी नहीं होंगे। इसमें सिर्फ एक ही यूनिट सेल होगा, कौन सा होगा? सिंपल यूनिट सेल होगा। तो इस तरीके से टोटल 14 स्पेस लैटिस बन सकते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल मैंने अगर उठाया, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल अगर मैंने उठाया, तो उससे क्या बनेगा? सिंपल क्यूबिक स्पेस लैटिस। ऐसे ही अगर मैंने बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल उठाया, तो उससे क्या बनेगा? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस। ऐसे ही अगर मैंने फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल उठाया, तो उससे क्या बनेगा? फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस। तो कितने स्पेस लैटिस बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14, टोटल 14 स्पेस लैटिस आर पॉसिबल। तो टोटल 14 लैटिसेस corresponding to 7 crystal systems, corresponding to 7 crystal systems are known as, इनको बोला जाता है ब्रेवियस लैटिसेस। तो टोटल 14 तरह के स्पेस लैटिस बन सकते हैं, और 14 स्पेस लैटिस, इन 14 स्पेस लैटिसेस को बोला जाता है ब्रेवियस लैटिसेस।
ब्रेवियस लैटिसेस। ठीक है जी बच्चों, तो ये था। अब जो डिटेल में आप लोगों को पढ़ना है, आप लोगों को डिटेल में पढ़ना होता है सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम को आप लोगों को डिटेल में पढ़ना है। और क्यूबिक के अंदर 3 ही तरीके के यूनिट सेल हो सकते हैं। कौन कौन से? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हो सकता है। कौन सा हो सकता है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये सिंपल आ गया जहाँ पे एटम कहाँ होंगे? सिर्फ कॉर्नर पे। दूसरा कौन सा हो सकता है? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। दूसरा होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। लो, ये बॉडी सेंटर बना दिया मैंने। एटम कहाँ? कॉर्नर पे, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे, और कहाँ पे? बॉडी के सेंटर में, एक बॉडी के सेंटर में। ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और तीसरा यूनिट सेल कौन सा बन सकता है इसमें? तीसरा बन सकता है भाई फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तीसरा बन सकता है फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एटम कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे, कॉर्नर पे, कॉर्नर पे, और फेस के सेंटर में। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। ठीक है भाई बच्चों, ये ऊपर वाला और एक ये नीचे वाला, ये फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल बनेगा। तो पढ़ते हैं डिटेल में क्यूबिक सिस्टम को। देखो बच्चों, सॉलिड कोशिश कर रहा हूँ मैं ऑनलाइन, अगर आप लोगों को समझ में आ रही है बात। अगर नहीं समझ में आई, कहीं भी कोई भी डाउट होता है बच्चों, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछना आप लोग। और जब भी हमारी क्लासेस वगैरह शुरू होंगी तो वहाँ आप लोगों के डाउट हम लोग क्लियर कर देंगे ऑफलाइन क्लास में। देखो, अब एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम हम लोगों को पढ़ना है। एनालिसिस ऑफ क्यूबिक हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है बच्चों। एनालिसिस ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम कौन सा होगा? जिसमें यूनिट सेल कौन सी शेप में रहेगा? क्यूब की शेप में रहेगा। क्यूब कौन सा होता है? जिसमें तीनों एज लेंथ सेम होती हैं, तीनों एंगल 90 डिग्री होते हैं, और उसमें 3 ही यूनिट सेल आ सकते हैं। 3 ही यूनिट सेल से, 3 ही टाइप के यूनिट सेल से वो सिस्टम बन सकता है, वो स्पेस लैटिस बन सकता है। क्यूबिक स्पेस लैटिस, क्यूबिक स्पेस लैटिस में 3 ही यूनिट सेल हो सकते हैं। 3 ही टाइप के यूनिट सेल से वो बन सकता है। पहला यूनिट सेल कौन सा है? पहला होगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कौन सा होगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल को जब बार बार रिपीट करूंगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल्स को जब बार बार रिपीट करूंगा तो उनसे क्या बन के आएगा? उनसे बन के आएगा सिंपल क्यूबिक स्पेस लैटिस। सिंपल क्यूबिक स्पेस लैटिस। दूसरा कौन सा होगा? दूसरा कौन सा होगा उसमें? दूसरा होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, इसको बोलूंगा मैं BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो जब मैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल्स को रिपीट करूंगा तो उनसे जो स्पेस लैटिस बन के आएगा उसको मैं बोलूंगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस, उसको बोला जाएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस। तीसरा होता है बच्चों इसमें कौन सा? फेस तो नहीं था, फेस नहीं था, कौन सा था? एंड सेंटर्ड। कौन सा था बच्चों? एंड सेंटर्ड। लास्ट कौन सा था बच्चों? एंड सेंटर्ड नहीं, सॉरी। लास्ट थर्ड कौन सा था बच्चों? फेस सेंटर्ड। ये था फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो इसको बोला जाएगा FCC यूनिट सेल। इसको बोला जाएगा FCC यूनिट सेल। और FCC यूनिट सेल जब खुद को बार बार रिपीट करेगा तो जो पूरा का पूरा स्पेस सिस्टम बन के आएगा उसको मैं क्या बोलूँगा? उसको बोला जाएगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस। फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्पेस लैटिस। लो भाई, सारी बात मैं क्लियर कर चुका। फिर भी अगर कहीं डाउट होता है तो बच्चों आप लोग मेरे से पूछ लेना। अब हम लोगों को इस क्यूबिक सिस्टम को डिटेल में पढ़ना है। तीनों पूरे के पूरे स्पेस लैटिस को पढ़ने के लिए ना यूनिट सेल का पता होना जरूरी है।
कि यूनिट सेल के अंदर एटम किस तरीके से रखे हुए हैं। अगर मेरे को ये पता चल गया ना कि यूनिट सेल्स के अंदर एटम किस तरीके से रखे हुए हैं, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट हैं, कैसे वो बटे हुए हैं उस यूनिट सेल में, तो पूरे के पूरे स्पेस लैटिस में मैं एटम्स के अरेंजमेंट को समझ पाऊंगा। तो मैं शुरू करता हूँ विद सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम, और एनालिसिस ऑफ क्यूबिक सिस्टम में सबसे पहला मैं निकालता हूँ, सबसे पहले मैं निकालने जा रहा हूँ एटॉमिक रेडियस। इसमें 6-7 प्रॉपर्टीज़ हम लोगों को पढ़नी है इसकी, क्यूबिक सिस्टम की 6-7 प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। सबसे पहली प्रॉपर्टी मैं पढ़ने जा रहा हूँ बच्चों यहाँ एटॉमिक रेडियस। सबसे पहली प्रॉपर्टी में पढ़ने जा रहा हूँ एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस जो पढ़नी है वो तीनों यूनिट सेल के लिए हम लोगों को पढ़नी है, तीनों यूनिट सेल में पढ़नी है हम लोगों को। पहला यूनिट सेल कौन सा है बच्चों? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल सबसे पहला आएगा बच्चों। कौन सा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सबसे पहले तो एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए बच्चों। तो डेफिनेशन, चलो पहले डेफिनेशन लिख लो। इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स। It is half of the distance between the nearest neighboring atoms in a unit cell. Nearest neighboring atoms in a unit cell या in a crystal. And it is denoted by, इसको मैं दिखा देता हूँ, इट इज़ डिनोटेड बाय आर। इसको मैं आर से दिखा देता हूँ, इसको मैं दिखा रहा हूँ आर से। इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स इन अ क्रिस्टल। देखो कैसे एटॉमिक रेडियस तीनों में निकालनी है। पहला कौन सा था? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। पहला था सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कौन सा होगा? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल वो होगा सर जहाँ पे एटम सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, उसको बोला जाएगा सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, एटम प्रेजेंट होंगे कॉर्नर्स पे। ये सिंपल में एटम कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे। मैं बार बार 8 कॉर्नर पे एटम नहीं दिखा रहा। अब मेरे को एटॉमिक रेडियस निकालनी है। मैं ये फ्रंट फेस उठा लेता हूँ, मैं कहता हूँ एक एटम इस कॉर्नर पे रखा हुआ है और एक एटम इस कॉर्नर पे रखा हुआ है। 2 एटम दिखा दिए मैंने, एक एटम इस कॉर्नर पे और एक एटम इस कॉर्नर पे। तो जो कॉर्नर पे एटम रखे होते हैं ना, वो एक दूसरे को टच कर रहे होते हैं। ये मेन पॉइंट है यहाँ, इस पॉइंट को ध्यान रखना। कॉर्नर पे जो एटम रखे होंगे वो एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। इस कॉर्नर पे जो एटम रखा होगा वो इस वाले एटम को टच कर रहा होगा। इसके अपोजिट कॉर्नर वाले एटम को टच नहीं कर रहा होगा, इसको टच कर रहा होगा। एडजेसेंट एटम को टच कर रहा होगा, एडजेसेंट कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा होगा। इस पे जो रखा होगा वो इसको टच कर रहा होगा, ये वाला इसको टच कर रहा है, लेकिन ये इस एटम को टच नहीं कर रहा होगा। ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। बात समझ रहे हो? जैसे अगर मैं बोलूं कि मान लो अगर ये क्यूब है और इस क्यूब के कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे जो एटम रखा होगा और इस कॉर्नर पे जो एटम रखा होगा, वो दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली टच कर रहे होंगे। इस कॉर्नर पे होगा और जो इस कॉर्नर पे होगा, वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। इस कॉर्नर पे जो इस कॉर्नर पे होगा, वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। इस कॉर्नर पे और जो इस कॉर्नर पे होगा, वो दोनों एक दूसरे को टच कर रहे होंगे। ठीक है जी बच्चों, तो उसको बोला जाएगा देखो 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 ये सिचुएशन है। ये देखो ना, क्यूब है और क्यूब में एटम कहाँ रखे हैं? कॉर्नर पे रखे हैं। ये जो पोर्शन है ना, ये चीज़ ये मैं बताऊंगा आप लोगों को ये क्या है। एटम यहाँ कॉर्नर पे रखा हुआ है, ये कॉर्नर वाला एटम इस कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा है, लेकिन ये कॉर्नर वाला इसको नहीं टच कर रहा होगा। ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, पीछे वाले दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, पीछे वाले दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। ये इसको कर रहा है, ये इस पीछे वाले को कर रहा है, ये इस पीछे वाले को कर रहा है, ये इसके बैक साइड वाले को कर रहा होगा। समझ रहे हो? तो ये और ये एक दूसरे को नहीं करेंगे, ये और ये एक दूसरे को नहीं करेंगे। ये दोनों एक दूसरे को कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो मैंने ये 2 दिखाए हैं।
मैंने कौन से वाले दो दिखाए हैं यहाँ, मैंने ये और ये दिखाया है, ये और ये वाला दिखाया है, ये और ये वाला, ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं, एटम की रेडियस को r बोला मैंने, एटम की रेडियस को r बोला, एटम की रेडियस को क्या बोला r, और एज लेंथ क्या है, a है, ये भी a है, ये भी a है, ये भी a है, और ये भी पूरी की पूरी एज लेंथ क्या होगी, a होगी। समझ रहे हो? तो डेफिनेशन क्या है, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स इन ए क्रिस्टल। ये नियरेस्ट नेबरिंग एटम, इसका जो पड़ोसी एटम है जिसके साथ वो डायरेक्टली टच में है, इट इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस, जो नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स के बीच का जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का मैं क्या लूँगा, हाफ लूँगा। इट इज़ हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबरिंग एटम्स ऑफ अ इन अ क्रिस्टल। तो अब यही है, ये देखो 2r किसके बराबर हो जाएगा, a के बराबर है, एज लेंथ के। a यहाँ पे क्या है, a इज एज लेंथ, a इज एज लेंथ। तो r रेडियस किसके बराबर आ गई इसकी, a/2। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अगर आप लोगों को एज लेंथ दिया है तो आप एटम की रेडियस निकाल सकते हो, r क्या आ जाएगा, a/2। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में रेडियस का फॉर्मूला क्या हो गया, a/2, a/2। अब मैं निकालता हूँ सेकंड निकालता हूँ मैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में निकालता हूं मैं सेकंड। फेस सेंटर्ड बनाता हूं मैं, देखो पहले क्यूब बनाओ बच्चों, लो भाई, फेस सेंटर में मैंने बताया था आप लोगों को एटम कहाँ कहाँ होंगे। फेस सेंटर में एक तो एटम रहेंगे सर कॉर्नर पे, ये कॉर्नर पे एटम, मैं सामने वाले फेस की बात कर रहा हूँ, एक कॉर्नर पे, एक आएगा इस फेस के सेंटर में, और एक आएगा ये इस कॉर्नर पे, ये ऐसे टच कर रहे होंगे। ये फेस मान लो ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है, एटम कहाँ होगा, और फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का मैंने ये वाला फेस उठाया है ना, एटम एक तो उस कॉर्नर पे, एक इस फेस के सेंटर में, इस फेस के सेंटर में, इस फेस के सेंटर में जो एटम आएगा ना वो उस कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा, और इस फेस के सेंटर में जो एटम होगा वो उस कॉर्नर वाले एटम को भी टच करेगा, उस कॉर्नर वाले एटम को भी टच करेगा। इस कॉर्नर में जो एटम है वो इस फेस के सेंटर वाले को टच करेगा, और इस फेस के सेंटर में जो एटम है वो उस कॉर्नर वाले को टच करेगा। समझ रहे हो? तो जो सेंटर में एटम है वो उस कॉर्नर वाले को टच करेगा, यहाँ जो सेंटर में एटम है वो इस कॉर्नर वाले को भी टच करेगा। तो ये सिचुएशन है बच्चों। तो अब एक ट्रायंगल बनाओ, लो मैंने फेस इन दोनों कॉर्नर्स को मिला दिया। अब भाई ये आर होगा रेडियस, अब यहाँ ये आर होगा, ये भी आर होगा, क्योंकि ये पूरा का पूरा डायमीटर आ गया, पूरा का पूरा एटम इस फेस में ही आ गया ये तो आर और ये भी कितना होगा, आर होगा। अब देखो इसको मैं एज लेंथ ए बोलता हूँ, इसको भी मैंने एज लेंथ ए बोल दिया, एज लेंथ ए और एज लेंथ ए ही है, और क्यूब है तो सारी एज लेंथ सेम रहेंगी। ट्रायंगल ए बी सी बन गई, तो मैं बोलूँगा इन ट्रायंगल ए बी सी। इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना सॉलिड, इतना इंटरेस्टिंग है, इतना मज़ेदार है, रूम में बैठ के ख़त्म हो जाता है सॉलिड स्टेट। ठीक है, समझने की कोशिश करो, कहीं दिक्कत होती है तो बच्चों पूछ लेना। अब ये देखो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, ये इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि 90 डिग्री एंगल है, तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी मैं लेता हूँ बी सी का स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, ए सी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो बी सी कितना है, 4r का स्क्वायर, r 2r 3r और 4r का स्क्वायर की क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा। तो 4r किसके बराबर आ जाएगा, 2a का स्क्वायर, और इसका मैंने क्या ले लिया, स्क्वायर रूट ले लिया। तो 4r आ जाएगा यहाँ से बच्चों, √2a आ जाएगा, और r क्या आ जाएगा, √2a/4। तो इसको लिख सकता हूँ मैं √2a/2
इंटू 2, और 2 को क्या लिख सकता हूँ, √2 इंटू √2, तो √2 से √2 गया, तो इसका रेडियस का फॉर्मूला आ जाएगा a/√2। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर अगर मैं एक एटम की रेडियस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, अगर मैं एक एटम की रेडियस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, अगर मैं एक एटम की रेडियस कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो उसका फॉर्मूला क्या रहेगा, a/2√2, a/2√2 फेस सेंटर्ड में। सिंपल में a/2, फेस सेंटर्ड में a/2√2। एंड द लास्ट वन इज बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। लास्ट आएगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसमें एटॉमिक रेडियस का तीसरा केस हम लोग पढ़ रहे हैं, तीसरा निकाल रहे हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में। लो भाई, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। पहले तो क्यूब बनाओ, पहले तो बनाओगे आप क्यूब। और बॉडी सेंटर में एटम कहाँ कहाँ होते हैं सर? बॉडी सेंटर में जो एटम होते हैं वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं और बॉडी के सेंटर पे। चलो पहले इसको बना लो, फिर एक बात और आप लोगों को बताता हूँ। देखो ये कॉर्नर पे होगा, बॉडी का सेंटर यहाँ पे होगा, कहीं यहाँ बॉडी का सेंटर ना कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा, ठीक है। और बॉडी के सेंटर वाला जो एटम होगा वो हर एक कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा होगा। बॉडी के सेंटर में जो एटम रखा होगा ना बीसीसी में, वो हर एक कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा है। ये देखो, ये जो सेंटर वाला एटम है ना, ये हर एक कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा होगा। ये जो बॉडी के सेंटर में जो एटम है वो हर एक कॉर्नर वाले एटम को टच कर रहा है। ये बॉडी के सेंटर में एक बहुत बड़ा एटम रखा हुआ है, लार्ज साइज एटम, क्योंकि बॉडी के सेंटर में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है। बॉडी के सेंटर में बीसीसी यूनिट सेल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, बॉडी के सेंटर में स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ जो एटम रखा जाएगा उस एटम का साइज़ बहुत ज़्यादा रहेगा। तो बीसीसी में बॉडी के सेंटर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ लार्ज साइज़ का एटम रखा जाता है, और ये एटम कॉर्नर के हर एक एटम को डायरेक्टली टच करता है, कॉर्नर के हर एक एटम को डायरेक्टली टच करता है। तो मैंने ये वाला ले लिया, ये बॉडी का सेंटर और ये कॉर्नर, दो अपोजिट कॉर्नर उठा लिए। ये वाला कॉर्नर लिया मैंने, लिया ये वाला कॉर्नर, ये बॉडी का सेंटर, और ये इसके अपोजिट वाला कॉर्नर, ये उठा लिया। और इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक मैंने ये एक लाइन खींच दी, तो क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बनेगा कि नहीं बनेगा बच्चों? यहाँ क्या बनेगा, एक ट्रायंगल बन जाएगा। इस कॉर्नर पे एक एटम रख दिया मैंने, इस कॉर्नर पे एक एटम, बॉडी के सेंटर में एक एटम रख दिया, बॉडी के सेंटर में एक एटम रख दिया, और एक इस कॉर्नर पे रखना है बच्चों, एक इस कॉर्नर पे एटम रख दिया। आप इसको थोड़ा सा लार्ज साइज़ का दिखा लेना, जो बॉडी के सेंटर वाला है वो थोड़ा सा लार्ज साइज़ का दिखाना आप लोग। तो यहाँ से मैंने ना इसको मिलाया, ठीक है। तो ये एक ट्रायंगल बनती हुई दिखेगी आप लोगों को, ये एक ट्रायंगल बनती हुई दिखेगी बच्चों। और मैं चाहता हूँ इसको कैलकुलेट करना, ये आर है, ये कितना होगा आर, और ये भी कितना होगा आर होगा। मैं इसको कैलकुलेट करना चाहता हूँ, इस डिस्टेंस को यहाँ से लेके यहाँ तक। ये डिस्टेंस कब निकलेगा, जब मेरे पास ना ये वाला डिस्टेंस होगा, तब ये डिस्टेंस मैं निकाल पाऊंगा, और ये डिस्टेंस बहुत आराम से निकल जाएगा। अब ये देखो, अब ये बनी राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ये बन गई राइट एंगल ट्रायंगल ABC, है ना। इसको मैं बोल देता हूँ D। अब ये एज लेंथ है, ये एज लेंथ है, एज लेंथ कितनी है, A है, समझ रहे हो, ये A है। ये एज लेंथ नहीं है, दिस इज नॉट द एज लेंथ, समझ रहे हो, लेकिन ये एज लेंथ है, ये भी एज लेंथ है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल नीचे बन रही है, ADC या ACD बोल दो, ACD, एक राइट एंगल ट्रायंगल नीचे बनी। तो यहाँ से मेरे को AC निकालना है। उस AC की वैल्यू मैं कौन सी राइट एंगल ट्रायंगल में पुट करूंगा, ABC में पुट करूंगा। तो पहले तो बनी इन
राइट एंगल ट्रायंगल, कौन से वाली की बात कर रहा हूँ, ACD की बात कर रहा हूँ, ACD। ACD में मेरे को AC की वैल्यू निकालनी है, तो AC स्क्वेयर इज इक्वल टू बच्चों क्या, AD स्क्वेयर प्लस दिस AD स्क्वेयर प्लस CD स्क्वेयर। अब AC निकालना है तो AC स्क्वेयर और AD कितना है, A का स्क्वेयर, और CD भी कितना है, A का स्क्वेयर। तो AC स्क्वेयर किसके बराबर आ गया बच्चों, 2A स्क्वेयर आ गया, 2A स्क्वेयर, यस और नो। AC स्क्वेयर 2A स्क्वेयर आ गया, और AC कितना आ गया, AC आ गया सर रूट 2A। अब ये जो AC आ गया, ये आ गया रूट 2A, ये रूट 2A, ये A है, तो राइट एंगल ट्रायंगल कौन से वाली, A B और C। तो मैं बोलूंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। मेरे को निकालना क्या है बच्चों, मेरे को निकालना है सर BC का स्क्वायर, और BC का स्क्वायर किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा AB के स्क्वायर के, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। अगर आप लोग यहाँ मेरे सामने बैठे होते तो मैं रूम में ट्रायंगल बना के बताता आप लोगों को, बहुत आसान है। वो वाला कॉर्नर, उस कॉर्नर पे एटम, बॉडी के सेंटर वाला एटम और इस कॉर्नर का एटम मिला दो, और जो नीचे वाला फेस है, ये वाला कॉर्नर और वो अपोजिट कॉर्नर मिला दो, ठीक है। तो ट्रायंगल बनेगी ये वाली, ये ट्रायंगल ABC, ये ट्रायंगल बनेगी। अब मेरे को ये निकालनी है, ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस कहाँ से निकलेगा, एक ये वाली एज लेंथ और एक ये वाली एज लेंथ, ये A है और ये A है। चलो ठीक है, आप बोर्ड पे देखो। अभी तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, AB कितना है, AB आ गया था सर रूट 2A और रूट 2A का स्क्वायर, और AC कितना है, सॉरी AB कितना था, A था, AB था A का स्क्वायर, AC कितना है, AC है रूट 2A का स्क्वायर। तो ले लो बच्चों यहाँ से, ये आ गया BC का स्क्वायर, कितना आ गया, ये आ गया A स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा 2A स्क्वायर। तो BC यहाँ से कितना, BC का स्क्वायर यहाँ से कितना आ जाएगा 3A का स्क्वायर, और BC यहाँ से कितना आ गया बच्चों, रूट 3A आ गया। और BC है कितना, BC है R प्लस R कितना 4R। तो BC किसके बराबर है, BC बराबर है 4R के, 4R किसके बराबर आ गया, रूट 3A के, और R किसके बराबर आ गया, R बराबर आ गया रूट 3A/4। लो भाई, अगर बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एक एटम का रेडियस निकालना है तो वो आएगा रूट 3A/4। तीनों फॉर्मूलों को याद रखना, यहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में एटम का रेडियस R इज इक्वल टू A/2, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम का रेडियस A/2 रूट 2, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम का रेडियस रूट 3A/4। ठीक है जी बच्चों, यहाँ तक करना। इसको मैक्सिमम चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर समझा चुका। एक या दो वीडियो और सॉलिड आप लोगों को कंप्लीट कर देंगे, फिर लेंथी ही वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो इसको देखो, कंप्लीट करो। जो चीज़ समझ में नहीं आती, बेस में सारा करवा चुका सॉलिड का इस वीडियो के अंदर। जो चीज़ समझ में नहीं आती वो व्हाट्सएप ग्रुप में मेरे साथ डिस्कस करो अगर डाउट है तो। ठीक है जी बच्चों, थैंक यू वेरी मच।